दरअसल चूंकि ये हमारे पास समर वेकेशन है, बल्कि मैं आपकी एक क्वेरी को लास्ट एड्रेस करता हूँ. आई हैव रेड योर क्वेरी. Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I will be giving my introduction at the end of the first workshop. So थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. But apart from this, अगर आप लोग कहेंगे कि वर्कशॉप्स को कौन कौन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, so there are two organizations, the Burak Association and READ Resilience and Adaptation. The Burak Association का जो मेनली काम है वो ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर यूथ को एम्पावर करवाना है और हम लोग प्रॉपरली उनको एजुकेट करवाएं व्हाट आर एसडीजीज एंड एसडीजीज के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम रनिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन एसडीजीज, हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर किस तरीके से एसडीजीज को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट READ, so a short introduction, just like the Burak Association, READ is a youth-led organization as well. और हमारा जो मेजर फोकस है डेट इज ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन. इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वी go there and we teach those students on environment change, water management and इसके जैसे हमारे पास बाकी जो टॉपिक्स आते हैं. सो ये चीज़ है. आई विल हाईली एडवाइज ऑल ऑफ यू कि अपने अपने माइक्स को आप म्यूट कर रखिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे, आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके हर एक वर्ड की या हर एक स्लाइड की. इस दफ़ा फॉर दीज वर्कशॉप्स मैंने थोड़ा सा अपना आप कह रहे स्लाइड्स का पैटर्न चेंज किया है. मिस्टर राफे, इट डिपेंड्स क्योंकि हमारे पास आप लोगों का कोहोर्ट 4 था, अपार्ट फ्रॉम दोज जिन्होंने इसके लिए सेपरेटली रजिस्टर किया था. वो इन द बुराक एसोसिएशन वी यूजुअली और अनाउंस एंड ऑर्गेनाइज फेलोशिप्स. हमारा हर फेलोशिप का जो कोहोर्ट होता है वो पिछले कोहोर्ट से ज़्यादा मुख्तलिफ होता है एंड उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं. हमारे अभी तक सक्सेसफुली 3 कोहोर्ट्स हो चुके हैं जिसके अंदर वी हैव एम्पावर्ड 800 प्लस नेक्स्ट जेन लीडर्स ऑल ओवर पाकिस्तान. उसके अंदर हम लोगों ने उनको एसडीजीज के ऊपर तालीम दी. अपार्ट फ्रॉम एसडीजीज हम लोगों ने उनको इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की तालीम दी. उसके साथ साथ हम लोगों ने उनको रिसेंटली जो भी हमारा कोहोर्ट गुजरा है, हमने उनको पढ़ाया था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. एंड अपार्ट फ्रॉम द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वी टॉट देम ऑन द एबीसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी. शायद आप लोगों ने पहली दफा नाम सुना हो एबीसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही होती हैं ऑन दी एसडीजीज. एबीसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी को कोई हाथ नहीं लगाता. एंड एबीसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने ये फोकस किया था कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स, 26 लेटर्स, और हर लेटर को हम लोगों ने आप कह लें लिंक किया था एसडीजी सस्टेनेबिलिटी के साथ. और हम लोगों ने हर सस्टेनेबिलिटी की जो डोमेन है हमारे पास इतनी मैसिव है, तो उसके अंदर जो 26 अल्फाबेट्स थे वो 26 डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. एंड हम लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा था ताकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी का असल मतलब समझ सकें. और जो हमारा 4th कोहोर्ट था डेट, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग इसको प्रॉपरली वाटर के ऊपर रखें, फोकस रखें. एंड हम लोगों को अब वाटर के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रॉपरली सीखना पड़ेगा वाटर के ऊपर. इसकी अशद ज़रूरत क्यों है? एक नंबर 1 थिंग कि पाकिस्तान के अंदर बाय द एंड ऑफ 2025 हमारे पास पाकिस्तान रिकग्नाइज किया जाएगा एज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री. अभी तक हमारे पास पाकिस्तान जो रिकग्नाइज किया जा रहा था वो वाटर स्कार्स कंट्री था, लेकिन अब इसको वाटर स्ट्रेस कंट्री कहा जाएगा. ऐसा कंट्री जहां पर पानी की शदीद किल्लत है. अपार्ट फ्रॉम दिस, पाकिस्तान को खुदा ताला की ज़ात ने ऐसी एक नेमत से नवाजा था और वो नेमत का नाम है ग्लेशियर्स. एंटार्क्टिका के बाद पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर ग्लेशियर्स हैं. और अगर मैं टू बी प्रिसाइज उसका नंबर बताऊं तो डेट इज 7203. वो ग्लेशियर्स बाय द एंड ऑफ 2050 अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है कि 2050 तक ये सारे के सारे ग्लेशियर्स आपके पिघल जाएंगे एंड पाकिस्तान को एक भी ग्लेशियर नहीं देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ 2050, 2050 के बाद. एक चीज़ ये होगी. दूसरी बात, हमारे एक्विफर्स वो जोन्स होते हैं जहां पर आपके पास अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है. और जो फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड आपके पास अवेलेबल होता है, आप उसको बाय विद द हेल्प ऑफ वेल्स, विद द हेल्प ऑफ बोरिंग, आप उसको कंज्यूम कर रहे होते हो फॉर ड्रिंकिंग या फॉर अदर पर्पसेस. तो पाकिस्तान के पास अब एक्विफर्स कम से कम होते चले जा रहे हैं. आपके पास जो अंडरग्राउंड के अंदर फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम से कम होती चली जा रही है. और अगर मैं इसकी एक प्राइम एग्जांपल दूं आपको, तो हमारा कैपिटल, हमारा फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद आपके एक आखिरी एक्विफर के ऊपर खड़ा हुआ है. एंड उसकी जो वो एक्विफर है
हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, चाहे WWF हो जाए, अपार्ट फ्रॉम WWF चाहे वो रिचार्ज पाकिस्तान हो जाए, उनका भी प्राइम फोकस यही है कि वो पाकिस्तान, ये जो हमारा लास्ट एक्विफर है, इसको रिचार्ज करे। एंड इसको रिचार्ज वो विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वो स्टॉर्म वाटर की कलेक्शन से भी कर रहे हैं। एंड आपकी बाकी जो क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग द इंटर्नशिप्स, रिगार्डिंग द फेलोशिप्स एंड बाकी वो सब कुछ हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली आगाज करते हैं हमारी वर्कशॉप्स का। तो आज से हमारी आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही होंगी। आपकी जो वर्कशॉप स्टार्ट हो रही होंगी उसके अंदर टोटल 8 वर्कशॉप्स होंगी, एंड एक आपकी जो वर्कशॉप होगी वो सरप्राइज वर्कशॉप होगी। उसको भी मैं आपको आपका नाम बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। आपकी जो वर्कशॉप्स होंगी उसके अंदर हमारे पास कुछ एकेडेमिया से लोग हैं जो मेनली प्रोफेसर्स हैं एक बहुत ही रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज के। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेसर्स, कुछ आपके जो प्रोफेशनल्स आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे वो होंगे जिन्होंने यूएन के साथ काम किया हुआ है, या जिन्होंने यूएन के साथ काम नहीं किया हुआ तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की कॉप्स को अटेंड किया हुआ है, एंड दे नो देयर फील्ड ऑफ प्रोफेशन रियली रियली वेल। तो ये चीज है। Apart from all of this thing, I will be here, I guess, for 2 to 3 workshops, and apart from 2 to 3 workshops, my duty will be just for you guys to be a host। आप लोगों की क्वेरीज मैं अपने गेस्ट को फॉरवर्ड करूँ, एंड हमारे जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, वो आप लोगों की क्वेरीज को डील करेंगे, एंड वो आप लोगों को सिखाएंगे हर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। तो आपकी जो वर्कशॉप्स होंगी उन वो प्रॉपरली होंगी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। एंड अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा मिस्टर दाफे, आपने कहा कि विल दीज वर्कशॉप्स बी इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी वर्कशॉप से जितनी भी टॉपिक हैं ये क्रूशियल टॉपिक्स हैं, ये टू आपके लिए अभी हॉट स्पॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तस्करा हो रहा है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इसलिए डिजाइन किया कि हम लोग आसान अल्फाज में बताएं, एंड अपार्ट फ्रॉम आसान अल्फाज हम लोग इसलिए इन्होंने डिजाइन किया था ताकि आप लोगों को समझ आ सके, एंड आप लोग पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है उसके अंदर आप लोग इन्वॉल्व हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जो हमारा एक मेजर आप कह लें इंटरनेशनल फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी आप इसको प्रॉपर्ली डील कर पाए। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, एंड लेट अस ऑफिशियली स्टार्ट और वर्कशॉप्स जर्नी ऑन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। Recordings will be provided, but I will be discussing it at the end of the session. So please, guys, हम लोग इसको सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, हमें पूरी पता है कि इट इज़ अ हॉट टॉपिक, एंड अपार्ट फ्रॉम हॉट टॉपिक ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, एंड इसके ऊपर हर जगह पे बात हो रही होती है। कहीं पे हमारे पास क्लाइमेट एडवोकेसी आती है, कहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि क्लाइमेट को कह रहे होते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्लाइमेट डिनायर्स का। ये ऐसी डोमेन है या एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर लोग कह रहे होते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा। आप लोगों ने इसको ऐसे ही मास मीडिया की अटेंशन के लिए बनाया हुआ है, और इसको आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हो मनी सीकिंग के लिए फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोस, अगर हम लोग कहें उन लोगों के अलावा अगर हम बात करें तो 97% आपकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो कह रही होती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड अगर हम साइंटिस्ट के अंदर बात करें तो साइंटिस्ट का भी एक जो ब्लॉक है, 97% साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आर्टिफिशियली हो रहा है, एंड 3% हमारे पास साइंटिस्ट के जो ब्लॉक है वो कहता है कि क्लाइमेट चेंज है वो आपके पास नेचुरल हो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू यू क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल और आर्टिफिशियल? जस्ट वन वर्ड आंसर, एंड इट विल टेक हार्डली आई गेस 5 to 6 seconds अकॉर्डिंग टू यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। ओके, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, आई गेस मोस्टली सारे आर्टिफिशियल कहेंगे। ओके, नेचुरल भी हमारे पास एक ब्लॉक आ गया, 2 आ गए नेचुरल के, 3 आ गए नेचुरल के, मिक्स ऑफ बोथ। ओके, बोथ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर हम ऐसे बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज हमारे पास नेचुरल है। नेचुरल के अंदर अगर हम लोग उसके एविडेंसेस की बात करें तो नेचुरल के अंदर हमारे पास टोटल 6 एविडेंसेस आते हैं। उसके ऊपर भी कहेंगे तो आई विल बी प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रॉपर्ली बताते हैं क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हमारे पास नेचुरल है। अगर हम बात करें एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज की, वो चीज जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्फ्लुएंस हुई है, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्लाइमेट चेंज की जो स्पीडिंग थी उसको तेज किया है, और उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज का। अगर जब बात की जाएगी एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज की तो हम लोग उसको तस्करा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो आर्टिफिशियली हो रहा है, वो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज का। ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट चेंज को
ऐसी ही बात करेंगे। और अगर आप इंटरनेशनल फोरम पर जाना भी चाहते हैं, ये मेरा स्टांस है, तो अगर मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाऊंगा तो आई विल बी सेइंग कि क्लाइमेट चेंज जो है हमारे पास वो नेचुरल हो रहा है। और हर बंदे का जो यहाँ एक है, हर इंसान का जो स्टांस है वो डिफरेंट होता है। आप लोग इसके ऊपर मजीद सर्च करें, इट इज रियली अ ग्रेट टॉपिक फॉर अ डिबेट। एंड अगर आप लोग कहेंगे कि नेचुरल के ऊपर कौन कौन से एविडेंसेस हैं, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मेरे पास सारे के सारे उन आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, एसेस हैं, जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे पास नेचुरली फैल रहा है एंड उसके एविडेंसेस हैं। सो और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास एक वाटर क्राइसिस आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। हमारे पास ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है, हमारे पास सी लेवल राइज देखने को मिल रहा है, हमारे पास ओशन आपके जो है वो सारे के सारे वार्मिंग उनकी देखने को मिल रही है। हमारे पास आपका जो मेरीन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, वो डिस्ट्रक्शन की कगार की तरफ जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हमारे पास फ्लड्स का फिनोमिना देखने को मिल रहा है। हमारे पास अर्बन फ्लड्स भी आ रहे हैं, हमारे पास फ्लैश स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं, हमारे पास हरिकेन्स का फिनोमिना देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हमारे पास वाटर क्राइसिस के अंदर फिर जो मेजर चीज आ रही है वो आ रही है आपका वाटर, जो आपके पास फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम से कम होती चली जा रही है। एंड वो भी हमारे पास मेनली हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, जिन जिस जो अल्टीमेटली आपके वाटर को पोल्यूट करवा रही है। सो इफ यू मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट स्लाइड, हम अब लोग देखते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर वाटर को एज अ सेंटर क्यों माना जाता है, या जब हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे होते हैं तो वाटर को एज अ नेक्सस पॉइंट क्यों कंसिडर किया जाता है, कि वो चीज जो हर जगह की जड़। ओके, सो इफ यू मूव, क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक प्राइमरी वाटर क्राइसिस है। हम लोग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को फील करते हैं किस तरीके से, जब हमारे पास फ्लड्स आ रहे होते हैं, जब हमारे पास सी लेवल का राइज देखने को मिल रहा होता है, जब हमारे पास हमारे आइस या जो हमारे पास स्नो कैप्स है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो श्रिंक हो रहे होते हैं, वो कम से कम हो रहे होते हैं, जब उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो रही होती है। और हम लोग क्लाइमेट चेंज को ऑल्सो फील कर रहे होते हैं थ्रू द वाइल्ड फायर्स और ड्राउट्स के थ्रू। अब अगर हम इस इशू को मजीद एक्सप्लेन करें तो वाटर और क्लाइमेट चेंज को हम लोग एक साथ लिंक कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम लोग कह सकते हैं टुकराया नहीं जा सकता। अगर हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो वो आप लोगों को बना रहे हैं, वो आपके पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको बना रहे हैं वाटर स्कार्स, कि आपका जो पानी है वो ज्यादा से फ्रेश वाटर की बजाय वो पोल्यूट होता चला जाएगा। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपके वाटर सिस्टम्स को और ज्यादा पोल्यूट करते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके जो वेदर इवेंट्स है वो अनप्रिडिक्टेबल नेचर के होते चले जा रहे हैं। अब अगर हमने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के वाटर साइकिल के ऊपर इम्पैक्ट्स को समझना है तो वो हमें बताता है कि ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपके तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जो आपके अर्थ के ऊपर होती हैं, मतलब कि आपके फ्लोरा, आपकी प्लांट स्पीशीज, आपका फौना मतलब कि एनिमल स्पीशीज, और आपकी ह्यूमन स्पीशीज को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। और आपके लोगों की रसाई पानी तक, सैनिटेशन तक, उस चीज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ या थ्रू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब अगर हम फ्लड एंड राइजिंग सी लेवल की बात करें तो ये कंटेमिनेट कर रहा होता है आपके लैंड और वाटर रिसोर्सेज को। वाटर रिसोर्सेज चाहे वो सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज हो या चाहे आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें लैंड वाटर रिसोर्सेज की, वो खराब करेगा विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर, जो आपका फीकल मैटर आ रहा होता है, जो आपका आप कह लें वेस्ट आ रहा होता है। अब अगर हम इसको मजीद आप कह लें डिकोड करें तो आपकी जो फ्लडिंग और राइजिंग सी लेवल आप कह लें देखने को मिल रहा होता है, या जो इसके सबूत आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे होते हैं आपके वाटर और सैनिटेशन के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वेल्स, आपकी टॉयलेट्स, आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ये सारे के सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि आपके वाटर को आप कह लें या तो उसको प्रॉपरली प्योर करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे। और अगर हम बात करें ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और स्नो फील्ड्स की, तो वो हमें पता है कि तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज जो है वो तेजी से आपके ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। एंड अभी हम लोगों ने इसको देख लिया था पाकिस्तान की एक एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत सारे जो आपका मेल्ट वाटर है वो आपके ग्रेट रिवर सिस्टम्स के अंदर जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ग्लेशियर से पानी आ रहा होता है, जो हमारे पास ग्लेशियर का मेल्ट वाटर आ रहा होता है, वो हमारे रिवर सिस्टम्स के अंदर आ रहा होता है। अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तान के जुमरे के अंदर, तो पाकिस्तान के जुमरे के अंदर आपका ग्लेशियर का मेल्ट वाटर सारा का सारा रिवर इंडस के थ्रू फ्लो हो रहा होता है, और वो आपके इंडस डेल्टा रीजन की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये चीज आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को भी एट अ लार्ज नंबर इफेक्ट कर रही होती है, और उस जगह पे इफेक्ट करती है जो आपके लो लैंड एरियाज होते हैं। और वो लो लैंड एरियाज जहाँ पर आपके बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं।
अब लो लैंड एरियाज कौन से होते हैं? लो लैंड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है, जहां पर पानी कलेक्ट हो रहा होता है, मतलब कि ये आपके ग्लेशियर्स है, ये आपका रिवर फ्लो हो रहा होता है, और ये आपका कलेक्शन पॉइंट है जहाँ पे पानी सारा का सारा आके इकट्ठा हो रहा होता है, और यही आपका लो लैंड एरिया कहलाएगा। अगर हम दोबारा आगे मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास आता है कि जब हमारे पास वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही होती है तो इसके अंदर हमारे पास एक और चीज की भी जरूरत पेश आ रही होती है, एक और चीज की भी जरूरत इंक्रीज हो रही होती है। वो जरूरत जो होती है वो होती है कि हमें वाटर को पंप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। आपकी डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? आपकी डिमांड इसके लिए इंक्रीज हो रही है क्यों? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। बाय द एंड ऑफ 2024 नवंबर के मंथ के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 8 बिलियन पीपल को एक्सीड कर चुकी थी। एंड अब ये जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, इनकी जो बेसिक नेसेसिटी होगी, जो इनकी बेसिक जरूरत होगी वो वाटर होगी। अब आपने जो वाटर की डिमांड को पूरा करना है तो आपको वाटर को पंप करना पड़ेगा अपने फ्रेश वाटर रिजर्व्स के थ्रू। उस वाटर की पंपिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या इन द फॉर्म ऑफ वाटर की ट्रीटमेंट जो आपके पास पोल्यूटेड वाटर होगा। और ये सारी की सारी जो एनर्जी आपको जरूरत होगी, इसने कंट्रीब्यूट किया है कि आपकी जो वाटर डिपेंडेंट कार्बन सिंक्स हैं वो खराब होते चले जाए, वो डिग्रेड होते चले जाए। अब कार्बन सिंक्स क्या होते हैं? कार्बन सिंक्स आपके वो रीजन होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर से आपकी जो CO2 होती है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास जो वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, वो ज़रात जिसके अंदर हम लोग पानी की बेजा धड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसने भी आपको या आपके कंट्री को वाटर स्कार्सिटी की तरफ तेजी से लेकर गई है। हमारे किसानों को आजकल ये नहीं पता होता कि पानी कितनी मिकदार में दे दें। हमारे पास यहाँ एक तरीके से आपका, मैं क्योंकि सदर्न पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, आई बिलोंग टू लिया। सो लिया के अंदर यहाँ अपार्ट फ्रॉम किसी भी सिटी के अंदर पाकिस्तान के, हमारे पास ये चल रहा होता है निज़ाम कि हम लोग खुला पानी देते हैं अपनी फसलों को। खुला पानी देने की वजह से आपकी जो फसलें होती हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि कितना ज्यादा उनको पानी चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी एडमिट ऑल आवर फेलोज। अब चूंकि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि कितना पानी देना है, तो आप खुला पानी दे रहे होते हो। आप उनको, आप ये कह लें कि 7 से 8 घंटे तक लगातार हम लोग पानी दे रहे होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है, जो कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी आपको किसी और पर्पज के लिए चाहिए होता है, आप वो सारा का सारा अपनी एग्रीकल्चरल जमीन को दे देते हो, जो कि एट दी एंड आपके लिए खतरनाक साबित होती है। क्योंकि आपका जो फसल होती है वो या तो थोड़ी सी खराब हो जाएगी या उसको कोई बीमारी लग जाएगी, एंड आपको वो उतना ज्यादा आपके रिजल्ट नहीं मिलता। और इसी वजह से फार्मर के एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है कि हमारे जो किसान है उनको प्रॉपर्ली हम लोग एजुकेट करें कि कितना ज्यादा पानी देना है, कितना ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करनी है, कितना ज्यादा उसको आप कह लें इंटरवल्स के अंदर पानी देना है। तो ये चीज है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो एक सवाल पैदा होता है कि इन तमाम वर्कशॉप से जो हमारे पास आएंगी, हमारे गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, तो आप लोग क्या सीखोगे? आप लोग सीखोगे कि हमारे पास जो वाटर क्लाइमेट नेक्सस है, जो वाटर क्लाइमेट प्रॉब्लम है, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे ग्लोबली हो, वो किस तरीके से हो रहा है, उसको किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। उसके बाद कि अगर हम लोगों ने इस डोमेन के अंदर काम करना है तो हमारे पास जो एडेप्टेशन की स्ट्रेटेजीज होंगी वो कौन कौन सी हम लोग इस्तेमाल करें, हम अपनी एडेप्टेशन की स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इवॉल्व करें, उसको इनोवेशन की तरफ लेकर आए। और जब हमारे पास उसकी डिजाइनिंग हो चुकी है, जब हमने अब उसको रिजल्ट फेज के अंदर लेकर आना है, तो अब हम लोग उसको किस तरीके से अकेले इम्प्लीमेंट करें। और ये सब कुछ आप सीखेंगे विद थ्रू और गेस्ट स्पीकर्स। उसके बाद कि अगर आपने अपनी क्लाइमेट जर्नी स्टार्ट करनी है या अगर आपने अपनी वाटर सस्टेनेबिलिटी के अंदर अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करना है, तो आप इन वर्कशॉप से सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितने भी आपके पास एक्सपर्ट्स आ रहे होंगे, चाहे वो हमारे पास एकेडेमिया से हो, चाहे वो हमारे पास आपके UN के साथ जो काम कर रहे थे लोग, उनके साथ आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग होगी, आइदर विद द हेल्प ऑफ द जीमेल्स, लिंक्डइन्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर्स, बट इट डिपेंड्स ऑन दोस्त आप कह रहे हैं प्रोफेशनल जो कि आएंगे हमारे पास। आज की जो वर्कशॉप होने वाली है डेट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द टॉपिक वार्मिंग ओशंस एंड कोरल ब्लीचिंग, कि हमारे जो ओशंस हैं वो किस तरीके से वार्म हो रही है, और हमारे पास एक हमारे ओशंस के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, जिसकी जो बुनियाद है वो हमारे कोरल्स है।
हमको हमारे जो कोरल्स हैं वो किस तरीके से खराब होते चले जा रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं, हम आज की वर्कशॉप के अंदर उस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हमारे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी जो आज की डिस्कशन होगी वो होगी कि हमारे ओशंस वार्म क्यों हो रहे हैं। सवाल सबसे पहले भी ये पैदा होता है कि हमारे ओशन मैटर क्यों करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हमारे पास हमारे फूड सिस्टम्स मैटर कर रही होते हैं, हमारे पास आपके बायोडिवर्सिटी मैटर कर रही होती है, क्लाइमेट चेंज की डोमेन मैटर कर रही होती है, अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज आपके पास डिजर्टिफिकेशन की डोमेन मैटर कर रही होती है, लेकिन ओशन ही क्यों। तो जवाब में ये आता है कि ओशन हमें जिंदगी प्रोवाइड करते हैं या जिंदगी देते हैं। ये हमें आप कह लें खाना प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिशेस। उसके बाद ये हमारे लिए रिक्रिएशनल स्पॉट है। ये हमें कनेक्ट करता है नेचर के साथ, हमें इंस्पायर करता है और हमारे लिए ताकत देता है कि हम लोग ओशन के अंदर या इस फील्ड के अंदर कुछ इनोवेशन लेकर आए। हमारी जितनी भी वेलबींग है, ह्यूमन वेलबींग, वो सारी की सारी डिपेंड करती है हेल्दी ओशन के ऊपर। वो शुरू शुरू से ही करती आई चली आई है और आगे भी करती चली जाएगी। हमारा जो प्रेशर है, लाइक जो हम लोग ओशन से सारा के सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और वो हमारा जो प्रेशर है, जो हमारे पास हम कह लें रिसोर्सेज ले रहे हैं ओशन से, वो दरअसल लगातार ग्रो करता चला जा रहा है तेजी से। और दिन ब दिन हमारा प्रेशर ओशन से रॉ मटेरियल्स को लेने का, उसकी जो प्रोसेस है वो तेज हो चुका है, जिसकी वजह से ओशन के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने आप को रिकवर कर सके। रिकवरी पॉसिबल है, बट इट विल टेक टाइम। और अब अगर हमने हेल्दी ओशन को लेकर चलना है, तो हेल्दी ओशन के लिए हमें चाहिए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और जब आपके पास डिसीजन मेकिंग होगी, तो वो आपके ओशंस को सस्टेनेबल प्रॉपर्ली करेंगे, आपके लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे, आपकी नेचर को बेनिफिट पहुंचाएंगे और आपकी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि ओशंस आपका पैसे कमाने का भी जरिया है, आपकी सेहत को तरोताजा करने का भी जरिया है, और एक तरीके से आपका कनेक्शन बनाए रखता है नेचर के साथ, कुदरत के साथ। और एक हेल्दी ओशन के लिए आपको चाहिए कि आप वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। और जितने भी वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, सारे के सारे आप कह लें लाई करते हैं या बेस करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ। और क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर्ली लड़ने के लिए ओशन, एक हेल्दी ओशन आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अब हेल्दी ओशन को क्या क्या चाहिए होता है, तो वो बेस करता है आपके 3P प्रिंसिपल्स के ऊपर। आपके जो 3P प्रिंसिपल्स हैं, दोज आर प्रोटेक्ट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर। अब अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोटेक्ट की, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। ओशंस हमारी हिफाजत करते हैं किस तरीके से? क्लाइमेट को स्टेबलाइज करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस देकर। हमारे जो ओशंस हैं वो प्रॉपर्ली इफेक्टिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से एब्जॉर्ब करने के अंदर, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे आपकी हीट हो। और वो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर करके उन्होंने अपने आप को बॉर्न कर लिया है इन पिछले 50 सालों के अंदर, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर बेजहा धड़क के अंदर एमिट किया है। एंड हमारे जो पहले आपकी पीपीएम वैल्यू थी वो 365 समथिंग थी, लेकिन अब 50 सालों के बाद आपकी जो पीपीएम वैल्यू है दैट इज 424 पीपीएम वैल्यू। एंड जिसकी वजह से ओशन जो है उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे। और इन पिछले 50 सालों के अंदर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। अब जिसका जो नतीजा था वो ये था कि ओशंस ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा हीट आ रही थी, 90% अपने अंदर एब्जॉर्ब किए उस हीट को। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं उन्होंने तकरीबन 25% एब्जॉर्ब किए हैं ओशंस ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ओशंस ना होते, इस हीट की वजह से हमारी जो आप कह लें एक्सटिंक्शन थी वो पॉसिबल हो जानी थी इसी साल। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो आपके पास आता है प्रोड्यूस, द नेक्स्ट पी। और इसका मतलब होता है एक तरीके से, अगर हम ऐसे बात करें, बनाना, या आप कह लें कि पैदा करना। ओशंस इन्वेंट करते हैं, ओशंस ने हमारी प्रॉपर्ली आप कह लें सस्टेन किया हुआ है हमें। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ये हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और एक तरीके से ये जरिया है हमारा, हमारी शनाख्त का, हमारे रिक्रिएशनल पर्पसेस का और डिस्कवरी का। और ये कुछ आप कह लें कल्चर्स के अंदर, या कुछ हमारे पास जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर ये कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखता है। लाइक एक तरीके से अगर मैं आपको रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं, तो हमारे पास 8 बिलियन हमारी आबादी है। 3 बिलियन लोग जो हैं, वो 3 बिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं ओशन के ऊपर फूड के लिए।
एंड जो वो फूड ओशन उनको प्रोवाइड कर रहा होता है वो रिच होता है इन प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें प्रोस्पर की, तो हमारे पास जो लास्ट भी आता है वो लीड कर रहा होता है प्रोस्पेरिटी की तरफ, फलाह बहबूद की तरफ। तो ओशन हमारे पास वो इंजन है जो आपको ट्रांसपोर्ट की प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, जो आपको कॉमर्स के जराए प्रोवाइड करता है, जो आपको लाइवलीहुड को सस्टेन करता है और आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन को तेज कर रहा होता है। हमारे पास एक हेल्दी ओशन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री को। मतलब कि अगर आपके पास एक हेल्दी ओशन होगा तो वो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी को एनुअली सालाना 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और ये कहा गया है कि अगर हमारे पास सारे के सारे आपके ओशंस जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे तो जो इनकी वैल्यू होगी वो होगी 24 ट्रिलियन डॉलर्स की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ओशन अपने अंदर रखने की हामिल है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इसके अंदर ओशन आपको प्रोवाइड करके दे सकता है इस इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स। जॉब्स कहाँ पे आ सकती हैं? फिशिंग सेक्टर के अंदर जॉब्स आ सकती हैं, टूरिज्म के अंदर जॉब्स आ सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जॉब्स आ सकती हैं, और पावर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जॉब्स आ सकती है। अब आप सवाल पैदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, जो आपकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाया सीज, वाया ओशंस। और पावर इकोनॉमिक के अंदर हम बात करें तो पावर इकोनॉमिक के अंदर हम लोग ओशन से हमारे फॉसिल फ्यूल्स ले रहे होते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी ऑयल रिच बनी होती हैं डिफरेंट कंपनीज की, जो ड्रिलिंग करके हमारी जमीन से, हमारे ओशन की सरफे आपके लिए सतह समंदर से जो हमारी नीचे निचली सतह होती है उससे ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, जो कि आगे जाके हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और ये प्रॉस्पेरिटी की हामिल है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कुछ मजेदार फैक्ट्स क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला जो फैक्ट है डेट इज कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है वोल्केनिक एक्टिविटी, वो हो रही होती है अंडर वाटर। अंडर वाटर मतलब कि ओशंस के अंदर। अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास पहला आप कह फैक्ट होता है कि ओशंस जो है वो नेचुरली एमिट कर रहे होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। तीसरा जो फैक्ट है डेट इज के ओशंस के अंदर हमारे पास जो डीप ओशन माइनिंग होती है वो लेस हार्मफुल होती है टेरेस्ट्रियल माइनिंग के। फिर हमारे पास आता है कि मेल्टिंग जो सी आइस होती है वो ज्यादा सी लेवल को रेज नहीं करती। और जो हमारे पास ओशंस होते हैं वो पहले के मुकाबले में अभी कम एसिडिक है। अगर मैं आपको इसके प्रॉपर फैक्ट्स बता दूं तो अप्रोक्सीमेटली 80% जो वोल्केनिक इरप्शन होती है आपकी पूरी अर्थ के ऊपर वो ओशंस के अंदर होती है। और ओशन के अंदर भी जो हमारे पास एरिया होता है उसे हम लोग नाम देते हैं मिड ओशन रिज का। वो एरिया जो कि एक तरीके से इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है और इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं है, इट विल बी इन द मिडल ऑफ द ओशंस। और वहां पे आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह होती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसके ऊपर मजीद आगे बात करें तो जो आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, अब सवाल पैदा होता है कि मैटर क्यों करते हैं? आपकी जो अंडर वाटर वोल्केनोज होते हैं वो न्यू सी फ्लोर्स बनाते हैं। मतलब कि नए से नए आपके फ्लोर्स बनाएंगे जहाँ पे आपके इकोसिस्टम सस्टेन कर सकते हैं, जहाँ आपके आपके जो कोरल्स होते हैं वो आकर न्यू कॉलोनीज बना सकती हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड फैक्ट की तरफ चलें तो वो आता है कि ओशंस जो हैं वो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, मीथेन को एमिट करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करते हैं। किसके थ्रू? अपने बियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। अब सवाल पैदा होता है कि अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो ओशंस हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के नेट सिंक्स हैं, मतलब कि वो एरियाज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू द एमिशन। लेकिन ओशंस के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जो टेम्परेरी सोर्सेज होते हैं एमिशंस के, मतलब कि वो टेम्पोरेरीली आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेंगे, आपके मीथेन को एमिट करेंगे और नाइट्रस ऑक्साइड्स को एमिट करेंगे। अब जो ये एरियाज होते हैं इन्हें हम लोग नाम देते हैं अपवेलिंग जोन्स का। अब हमारे पास जो थर्ड ओशन फैक्ट था दैट इज के डीप ओशन माइनिंग हमारे पास लेस हार्मफुल होती है टेरेस्ट्रियल माइनिंग की। कुछ रिसर्चर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो डीप सी माइनिंग होती है उस, अगर हम लोग बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो अगर हम लोग ओशन से वो माइनिंग लेंगे, अगर हम लोग ओशन से वो डीप रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका जो कार्बन एमिशन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द लैंड बेस्ड माइनिंग। ये अभी भी एक हॉट टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो इस चीज की आपके लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इसके बिल्कुल खिलाफ है, हम लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि जो आपके मेल्टिंग सी आइस है
वो सी लेवल्स को रेज नहीं कर रही होती। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं कि जो आपकी जो आपके पास आइस है, चाहे वो ग्लेशियर की फॉर्म में, चाहे आइस कैप्स की फॉर्म में, चाहे पोलर कैप्स की फॉर्म में, वो अगर मेल्ट हो रही है तो आपके सी लेवल राइज होंगे। तो ये मेल्टिंग सी आइस का क्या कंसीडर है? हमारे पास आइस जो है, या हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं, या हमारे पास जो पोलर कैप्स हैं, या जो स्नो कैप्स हैं, वो दो एरियाज के अंदर बेसिकली राय कर देते हैं। एक आपके पास आता है एंटार्क्टिका का रीजन, और एक आता है आपके पास आर्टिक जोन का रीजन, जहाँ पे आइस जो है आपकी वो लातादाद मिकदार के अंदर मौजूद है। ये कहा जाता है कि जो आर्टिक सी आइस का रीजन है वो ज्यादा से ज्यादा सी लेवल राइज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आइस है वो फ्लोट कर रही होती है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास ये जो लैंड बेस्ड आइस है, लैंड बेस्ड आइस से मुराद वो आइस जो कि हमारे पास ग्रीनलैंड के जोन के अंदर है, जो हमारे पास एंटार्क्टिका के जोन के अंदर है, जब वो मेल्ट हो रही होती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है आपके सी लेवल के अंदर। ये चीज है। अब अगर हमारे पास लास्ट की बात करें तो वो उन्होंने कहा था कि ओशंस अगर हम पास्ट के अंदर देखें तो ज्यादा एसिडिक थे आज के मुकाबले के अंदर। अगर हम लोग बात करें जो पास्ट की, अगर हम बात करें तो पास्ट के अंदर जो हमारे पास एरा था उसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ था पेलोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम का एरा, जिसके अंदर हमारे पास ओशंस ने अपनी पीएच को बहुत ही, आप कह लें, लेस कर दिया था उसको। वो एसिडिक रीजन के अंदर ले गए थे। अगर हम उसकी मैं पीएच की बात करूं तो उसकी जो पीएच चली गई थी वो अराउंड 2.5 टू 3 पीएच तक चली गई थी। एंड हमें पता है कि अगर आपकी जो पीएच 7 से कम चली जाए तो वो एसिडिक रीजन की तरफ चला जाता है। और ये जो 3.5 सॉरी 2.5 से 3 तक पीएच थी, ये आज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। और ये उस जमाने में विदाउट एनी ह्यूमन इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हमारे पास, अगरचे हमारे पास ओशन जो है एसिडिफिकेशन दिखा रहे हैं, एसिडिफिकेशन शो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पास्ट के मुकाबले में देखें तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं हुई, इतनी ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचा, तो अभी भी हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। एंड ये एक तरीके से अभी भी आप कहें कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है इन द इंटरनेशनल मीडिया, वो मीडिया जिसके ऊपर हमारे पास अभी डिफरेंट लोग आके काम कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ओशन वार्मिंग, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओशन क्यों मैटर करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया ओशन के कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए। अब पैदा होता है सवाल कि ओशन वार्मिंग है क्या। अब ओशन वार्मिंग को हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ओशन टेम्परेचर राइज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे होते हैं, हमारे पास सी लेवल राइज देखा जा रहा होता है, हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम के अंदर लातादार चेंजेस देखने को मिल रही है। और यही चीज आपके ओशन टेम्परेचर को राइज करवा रही है। अब अगर हम बात करें तो जो हीट ओशन अपने अंदर ले रहा होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो आपके ओशंस को ट्रांसफॉर्म करती है, वो आपके ओशंस को तब्दील कर रही होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि ओशंस जो है वो खतरे की इलामत समझे जाते हैं आपकी फूड सप्लाईज के लिए, आपकी मीशत को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो वेदर है वो खराब हो रहा होता है। आप लोगों ने देखा होता है कि अगर आपके पास आपका जो ओशन है उसके अंदर एक स्लाइड सा चेंज नजर आ जाए उसकी इकोसिस्टम के अंदर, तो आपको स्टॉर्म्स का सामना करना होता है, आपके वेदर फोरकास्ट वगैरह चेंज हो रहा होता है। और ये लीड कर रहा होता है आपके ह्यूमन को और आपके इन्वायरमेंट को, जो उसकी हेल्थ है उसको रिस्क की तरफ लेके जा रहा होता है। फिर ये चीज कही जाती है कि जो ओशन है वो आपके अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। और ये चीज आपके क्लाइमेट को मॉडरेट करने में मदद दे रही होती है, आपके क्लाइमेट को ना कम होने में आप कह लें किरदार अदा करती है, ना ज्यादा होने का किरदार अदा कर रही होती है। ये आपके क्लाइमेट सिस्टम को बैलेंस में रखती है, उसको एवरेज टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है। और ये कोशिश करती है ओशन कि आपके जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं उसको स्लो डाउन करे, उसको कम से कम करे। 70% आपका जो प्लेनेट है, आपकी जो जमीन है, वो कवर हुई होती है आपके ओशन से। और ये जो 70% आपकी जमीन है इसके अंदर जो ओशंस होते हैं वो आपकी पूरे, आप कह लें, प्लेनेट के अंदर जो हीट ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, किसके थ्रू? बाय कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ओशंस। अब जब ओशन ये तमाम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो ये चीज लिंक करती है आपके ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन से। अगर आपके हीट अंदर आपने देख लिया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने, आपका एक ओशन है, एग्जांपल ले लेते हैं आपका इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अंदर अगर वहां पर एक्टिविटी या उसके सराउंडिंग के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज लगते थे, अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो एमिट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को।
लार्ज अमाउंट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही इंफ्रारेड रेडिएशन हीट आ रही होती है, रेडिएशन आ रही होती हैं, वो एब्जॉर्ब होंगी अर्थ के थ्रू और वो बाउंस बैक करेंगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो हमारे पास आईआर रेडिएशंस होती हैं वो आप कह लें एब्जॉर्ब होंगी बाय CO2, वो कैप्चर हो जाएंगी, वो ट्रैप हो जाएंगी। अब जब हमारे पास ये जो आईआर रेडिएशन ट्रैप हुई है तो वो कहीं नहीं जाएंगी, वो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ विंड मूवमेंट वो ओशंस की तरफ जाएंगी। अब चूंकि ओशंस हमारे पास सिंक रीजन है, उनका काम ये बनता है कि जो भी हमारे पास हीट उसके ऊपर आएगी वो उसे एब्जॉर्ब करे। अब जब एब्जॉर्ब हो रही होगी, जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा वो अर्थ को वार्म होने से बचाएगा। और 1971 से ये चीज होती चली जा रही है कि जो आपका ओशन है वो 90% से ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए, अपने अंदर समाये हुए है। अब जो ओशन के अंदर हमारे पास सरफेस लेयर होती है, वो लेयर जो आपका घर मानी जाती है मेरीन लाइफ के लिए, मतलब कि वो लेयर जो आपकी बॉटम के ऊपर होती है, जहां पर सारे के सारे आपकी मेरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सबसे ज्यादा हीट को ले रही होती है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो 700 मीटर का रीजन होता है वो 1901 से 1.5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो चुका है टेम्परेचर उसका। लाइक 1901 से अभी तक 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोगों ने ग्लोबल ओशन के टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और यही चीज हमारे पास आगे लेके चलती है ओशन वार्मिंग की डेफिनेशन को, कि ओशन वार्मिंग हमारे पास वो फिनोमिना है कि जिसके अंदर हम लोग सरप्लस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, और वो वाटर जो हमारे पास ओशंस के अंदर है। और अल्टीमेटली ये जो हीट हो रही होती है, जो एब्जॉर्ब हो रही होती है, ये लिंक होती है, ये लिंकअप होती है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। अब अगर हम लोगों ने ओशन वार्मिंग को मेजर करना होता है तो हम लोग इसको मेजर करते हैं एज वो चेंज जो हमारे पास थर्मल एनर्जी के अंदर आता है। और थर्मल एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय सेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। लाइक जितना ज्यादा आपके पास पानी है, आपने उसको रखना है एज डिनोमिनेटर के ऊपर, आपने थर्मल एनर्जी जो हमारे पास चेंज आ रहा होता है आपने उसको रखना है न्यूमिनेटर के ऊपर, उसको फिर डिवाइड कर देना है, एंड वो आपके पास आती है आपके ओशन हीट कंटेंट की। अगर हम ओशन वार्मिंग की बात करें तो सवाल पैदा होता है कि अब ओशन वार्मिंग हमारे पास मैटर क्यों करती है, या ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हम अभी हम लोग ने देखा था कि ओशन वार्मिंग है क्या, आप सवाल पैदा होते हैं कि मैटर क्यों करती है, क्या ये इंपॉर्टेंट क्यों। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि अभी तक हमारे पास 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ओशन का, जो रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक ओशन ने इनॉर्मस अमाउंट के अंदर एक बहुत ही लातादाद, एक बहुत ही मेजर जंग के अंदर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। और इसकी वजह से हमारे पास आपकी बायोडाइवर्सिटी जो मेरीन के अंदर थी उस वो ट्रांसफॉर्म हुई है। आपकी जो ओशन की केमिस्ट्री थी वो चेंज हुई है। इसकी वजह से आपके पास सी लेवल के अंदर राइज देखा गया है, आपके पास एक्सट्रीम वेदर के जो इवेंट्स थे वो तेज हो गए हैं। आपकी जो अर्थ है वो अब इन चेंजेस को आप कह रहे हैं तेजी से एक्सपीरियंस कर रही होती है, वो जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी जिंदगियों को, आपके लाइवलीहुड्स को नुकसान पहुंच रहा होता है। ना सिर्फ उन वो एरियाज जो कि साहिली इलाकों पर हैं, बल्कि उसके बरक्स भी उन एरियाज में भी नुकसान पहुंच रहा होता है जो कि साहिली इलाकों की पट्टी के अंदर नहीं आते। अब अगर हम दोबारा इसके अंदर बात करें तो फिर हमारे पास बात हो रही होती है राइजिंग ओशन टेम्परेचर की, कि आपका जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो राइज हो रहा होता है, एंड वो लिंक अप होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। कि जब आपका जो टेम्परेचर है ओशन का वो राइज होगा तो ये लीड करेगा ज्यादा से ज्यादा हैवियर रेनफॉल को, ये लीड करेगा स्नो स्टॉर्म्स को, ये लीड करेगा कि आपके जो तूफान आएंगे समंदरों के अंदर वो तेजी से तेज होते चले जाए, उनकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाए। और जब आपके पास वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर आएगा तो वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके वेदर के पैटर्न्स को, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका जो प्रेसिपिटेशन रेट है, जो आपका बारिश का रेट है वो तेज होता चला जाए, कि उस इलाके के अंदर बारिशें लगातार होती चली जाए, उस इलाके के अंदर आपके पास जो समुद्री हवाएं हैं वो तेजी से तेज तर होती चली जाए। और उस इलाकों के अंदर आपको एक तो बारिशें देखने को मिलेंगी, उसके अलावा फ्लडिंग की देखने को मिलेगी आपको। और वहां पर आपके जो जंगलात होती हैं वहां पर वाइल्ड फायर देखने का आपको रिस्क मिलेगा। एंड वाइल्ड फायर किस तरीके से, कि जब आपके पास तूफान आएंगे तो वहां पर आपके पास थंडर स्ट्रक होने का भी चांसेस है। एंड अगर उस वाइल्ड फायर वाले या उस आप कह लें वाइल्ड लाइफ वाले इलाके के अंदर एक दफा भी बिजली गिर गई
तो वो चिंगारी को भड़काएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा जो जंगल है वो वाइल्ड फायर का शिकार हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात चलें तो हमारे पास आता है कि जो ओशन है, जब वो हमारे पास वार्म होते चले जाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं राइजिंग सी लेवल को भी। और राइजिंग सी लेवल किस तरीके से आता है कि ये आपके थर्मल एक्सपेंशन को लेके जा रहा होता है। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास वो फिनोमेना है जो आपके सी लेवल राइज को बहुत ज्यादा, आप कह लें, सिग्निफिकेंट कर देता है, उसे इंटेंसिफाई कर देता है। और इसकी वजह से आपके पास जो पोलर आइस शीट्स होती हैं, जो आपके पास पोलर आइस कैप्स होते हैं, वो थीन होते चले जाते हैं, वो कम से कम, आप कह लें, मोटे होते चले जाते हैं, वो पतले होते चले जाएंगे और वो वक्त के गुजरने के साथ साथ खत्म होते चले जाएंगे। और जो सी लेवल राइज है वो भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का आप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की, कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जब हम 2100 ईयर के अंदर होंगे, तो आपके पास जो सी लेवल राइज देखा जाएगा वो तकरीबन 15 इंचेस तक होगा। अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो सी लेवल राइज है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.5 to 3 इंचेस। और ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहां पर जो सी लेवल राइज देखा जा रहा है, डेट इज कि हर साल वहां पर अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस तक सी लेवल राइज हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो अपने समंदर से घिरा हुआ है। एंड चूंकि वो पूरा का पूरा एरिया समंदर से घिरा हुआ है, इस वजह से वहां पर हमें ज्यादा ये चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद ये कहा हुआ है कि जो मेरीन लाइफ है आपकी, वो सबसे ज्यादा सफर कर रही होती है। सफर किस तरीके से करती है? क्योंकि आपके पास ओशन जो है वो वार्म होता चला जा रहा है। आपकी जो फिश की स्पीशीज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं आपके, वो वाले एरियाज जो कि आपके नॉर्थ के अंदर होते हैं, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो साउथ के मुकाबले के अंदर ज्यादा कूल होता है, ज्यादा ठंडा होता है। और वहां पर आपको फूड सोर्सेज भी उस रीजन के अंदर ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो आपकी फिशरीज होती हैं, जो आपके पास डिफरेंट कम्युनिटीज होती है जिनका जो इन्हिसार आपके फिश स्पीशीज के ऊपर होता है, वो फिर नॉर्दर्न एरियाज का रुख करती हैं, नॉर्थ रीजन का रुख करते हैं हमारे ओशंस के अंदर। अगर हम बात करें हॉटर ओशंस की, तो ये एक तरीके से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो सी वाटर होता है वो एसिडिक ज्यादा से ज्यादा होता चला जाता है। इस फिनोमिने का हम लोग नाम देते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ये हार्म भी करता है कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को। अब जो ऑर्गेनिजम्स इससे हार्म हो रहे होते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं कोरल्स का, उन्हें हम लोग नाम देते हैं सी स्नेल्स का, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्लैम्स का। वो क्लैम्स वो स्पीशीज होते हैं जिसके अंदर आपके मोती वगैरह बनते हैं। उसके बाद हम आपके पास जो मेरीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लैंकटन हो, चाहे वो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो भी ओशन के वार्मिंग की वजह से हमारे पास ओशन एसिडिफिकेशन का फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से वो भी नुकसान उठाते हैं। एंड नुकसान किस तरीके से उठाते हैं? ये जो हमारे पास स्पीशीज थी, कोरल्स हो गए, क्लैम्स हो गए, स्नेल्स हो गए, इनके जो शेल होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो शेल होता है वो खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो आपके जो ओशन वाटर है वो वार्म होते चले जा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंटली होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक और चीज देखने को मिलती है, मैरीन हीट वेव्स का। अभी तक हम लोगों ने जो हीट वेव्स का जिक्र किया हुआ है, या जो अभी तक हम लोगों ने सुनी थी, वो ये सुनी थी कि हीट वेव सिर्फ सिर्फ आपकी लैंड के ऊपर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हीट वेव्स आपकी मैरीन सिस्टम के अंदर भी होती हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जंप कर रहा होता है। आइदर वो कुछ डिग्रीज तक गिर जाएगा या कुछ डिग्रीज तक बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ जगहों पे आपको कोल्ड वेव्स भी देखने को मिलेंगी, कुछ जगह पे आपको हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। अमूमन जो आपके पास हीट वेव्स का फिनोमिना है, मेरीन हीट वेव्स का फिनोमिना, वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है। और जब हमारे पास हीट वेव्स का फिनोमिना देखने को मिलता है, उसका जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो कोरल इकोसिस्टम्स होते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं, वो मैसिव ब्लीचिंग का शिकार होते हैं। क्या उनको खतरा होता है मैसिव ब्लीचिंग का? अगर हम सबसे पहले एक एग्जांपल दें, तो जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अभी आपका पूरी दुनिया के ऊपर पाया जाने वाला कोरल रीफ है, उसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेट बैरियर रीफ का। और वो ग्रेट बैरियर रीफ आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। और वो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो घर है, आप कह लें, काउंटलेस फिशेस का। क्योंकि कोरल्स वो
आपके पास जगह होती हैं जो एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंसिडर करते हैं, और जो एक तरीके से आपके फूड सिस्टम्स भी या फूड सोर्स भी प्रोवाइड कर रही होती हैं फिशेस को। एंड चूंकि फिशेस ने कोरल रीफ्स के अंदर या कोरल्स के अंदर रहना होता है, तो वो उसे अपना घर भी ट्रीट करते हैं एंड वो उसे एज अपना फूड सोर्स भी कंसीडर करते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ को ये कहा जाता है कि आप स्पेस से भी देख सकते हैं। फिर अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है, अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो वो सवाल पैदा होता है कि ओशन जो वार्मिंग अभी हम लोग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू, क्या वो हर जगह पे सेम है? लाइक पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के करीब भी हमारे पास ओशंस लगे होते हैं, क्या वो सेम है एज कम्पेयर टू डिफरेंट रीजन्स? अगर हम यूएस की एग्जांपल लें, अगर हम आप कह लें आपकी ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लें, अगर हम एंटार्क्टिका के रीजन की एग्जांपल लें। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर मैं ये बता दूं कि जो ओशन हमारे पास वार्म्स हो रहे हैं वो अनइवनली हो रहे हैं। इसके जो रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट वर्ल्ड रीजन की बात करें, तो हर वर्ल्ड रीजन के अंदर आपके पास जो ओशन वार्मिंग का फिनोमेना देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होगा। ये वर्ल्ड रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर ये डिपेंड करता है कि ओशन की डेप्थ कितनी है। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, वहां पर आपको इतना ज्यादा ओशन वार्मिंग का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जितनी कम डेप्थ होगी, वहां पे आपको ओशन वार्मिंग का जो फिनोमेना होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एट लार्ज अमाउंट के अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। आपका आपका जो आप कह लें लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, या एक तरीके से रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होती है, कम डेप्थ वाले इलाकों के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से वहां पर ओशन वार्मिंग ज्यादा देखने को मिलती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो मेजरमेंट्स को यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, सैटेलाइट्स की मदद से, शिप्स की मदद से, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस जगह पर ओशन टेम्परेचर राइज कर रहा होता है और कैसे राइज कर रहा होता है। क्योंकि उन्होंने इसका सोर्स भी बताना होता है, उन्होंने इसकी रीजन भी बतानी होती है कि ये राइज क्यों कर रहे हैं। उनका जो वर्क है वो रिवील कर रहा होता है कि जो ओशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहां पर टेम्परेचर हमारे पास राइज करे। लेकिन अगर हम बात करें, तो जो अभी तक हमारे पास 10 फीट वाला इलाका होता है, मतलब कि ये आपके पास सरफेस है, ये उसकी सतह अपर लेयर है। अपर लेयर से 10 फीट तक, 10 फीट तक जो आपके पास रीजन होगा, वहां पर ओशन जो आपके पास वार्मिंग है, वहां पे जो आपके पास ओशन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा। इस 10 फीट वाले इलाके के अंदर सबसे ज्यादा आपका ओशन वार्म होगा। और उन्होंने फिर इसकी एग्जांपल भी दी थी, उन्होंने इसके कुछ हॉटस्पॉट्स रीजन भी बताए थे। उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन आपका सबसे ज्यादा, आप कह लें, ओशन वार्मिंग का शिकार है। आपका आर्टिक ओशन सबसे ज्यादा वार्मिंग का शिकार है। आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन सबसे ज्यादा वार्मिंग का शिकार है। और जिसकी वजह से आपके पास ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, आपके पास जो आइस शीट्स हैं आपकी, वो मेल्ट होती चली जा रही है। फिर क्योंकि आपकी जो आइस शीट्स, आपके ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, तो उसका जो सारा का सारा पानी है वो सी के अंदर जाएगा, वो समुद्रों के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जो है वो भी चेंज कर रहा होता है आपकी डेंसिटी को सी वाटर की। क्यों? क्योंकि ये सी वाटर या जो आपकी पोलर आइस शीट्स होती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये आपके पास वो जराए जो कि फ्रेश वाटर के हामिल होते हैं। एंड जब ये सारे के सारे आपके जो रिजर्व हैं, ये फ्रेश वाटर जब आपके सी के अंदर जा रहे होंगे, तो सी के अंदर क्योंकि हमारे पास सॉल्ट ज्यादा है, तो ये फ्रेश वाटर की मॉर्फोलॉजी को, फ्रेश वाटर की पीएच को चेंज कर देगा, उसे बेसिक बना देगा। और इस वजह से हम लोग फ्रेश वाटर जो हमारे पास पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पास ग्लेशियर्स की फॉर्म में होते हैं, हम उसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, हमारे किसी और पर्पज के लिए। फिर ये कहा जाता है, चूंकि ये जो हमारे पास पोलर आइस का पानी होता है ये कोल्ड होता है, तो जब ये सीज के अंदर आता है तो इसको सॉल्टी वाटर बना दिया जाता है, और फिर ये वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ओशन के अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर हमारे पास जो ओशन के अंदर पावरफुल विंड करंट्स होते हैं, या पावरफुल जो हमारे पास टाइडल मूवमेंट्स होती हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि जो हीट है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसकी वजह से जब वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमारा जो ओशन है वो भी अनइवनली वार्म कर रहा होगा हमारे पूरे वर्ल्ड को। और जब हमारे पास ये करंट्स जो है ये वार्म वाटर को लेके जाएंगे उन रीजन्स के ऊपर जहाँ पे हमारे पास कोल्डर एरियाज हैं, या जो हमारे पास डीपर लेवल के एरियाज हैं, तो वो एरियाज भी आपके हीट अप होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
आप ये कंसिडर करें कि आपके पास इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा, हम एग्जांपल कंसिडर करें कि ये आपके पास अभी पूरी आपकी जमीन है, और आपका जो मिड पॉइंट है, आपकी जो मिडल आपका डायमीटर वाली लाइन है, वो आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा आपके जो ओशन है, वो आप कह लें रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उस रीजन के ऊपर हमारे पास सबसे ज्यादा वार्म वाटर आएगा। अब जब हमारे पास हवाएं चल रही होंगी तो इक्वेटर से वो सारे का सारा वार्म वाटर शिफ्ट हो रहा होगा, वो सारा का सारा वार्म वाटर उस उन जगहों पे जा रहा होगा जहाँ पे हमारे पास कोल्डर रीजन है। क्योंकि हम लोगों ने वो फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर भी फिनोमेना होगा, या जो हमारे पास वाटर के अंदर भी फिनोमेना होगा, कि जो हमारे पास मासेस वार्म एयर की होती हैं तो वो शिफ्ट कर रही होती हैं टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन। तो इसी तरीके से होता है पानी के अंदर भी, कि जो आपका वार्म वाटर होगा वो हो जाएगा, वो चला जाएगा टुवर्ड कोल्डर रीजन्स, जिसकी वजह से आपका जो एरिया है, वो कोल्डर रीजन वाला एरिया है, वो भी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो भी अपने ग्लेशियर्स को मेल्ट डाउन की तरफ लेके जाएगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि मेरीन लाइफ को हम लोग किस तरीके से थ्रेटन कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ये मेरीन लाइफ को थ्रेटन कर देते हैं। ये अभी आपका जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा पाया जाने वाला कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, की उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आपके बाकी इकोसिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जो हमारे पास ओशंस के अंदर है। तो इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? हमारी जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है ओशन लाइफ, वो सारी की सारी थ्राइव कर रही होती है कि वो ओशन की सतह समंदर के ऊपर आए, वो सरफेस लेयर के ऊपर आए, और जिसकी वजह से हमारे पास वो एरिया जो सारा का सारा है वो तेजी से वार्म होता चला जा रहा है। अब जब तेजी से वार्म होता चला जाएगा तो जो हल्का सी भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज नजर आएगा, वो सेंसिटिव कर देगा इन तमाम मेरीन ऑर्गेनिजम्स को, और वो सारे के सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स फिर अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अडेप्ट हो जाए, हम लोग सर्वाइव कर पाए हॉटर टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इंसानों की एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंसानों की एग्जाम्पल हम हाँ, इसको मैं आपको इस तरीके से कंसिडर करवाता हूँ कि हमारे पास जो हुंजा का रीजन है, हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर का रीजन है, वो ठंडा होता है बनिस्बत उन इलाकों के जो कि आपके सदर्न पंजाब के आते हैं, जो कि आपके सिंध बलूचिस्तान के इलाके आते हैं। ठीक है। अब सिंध बलूचिस्तान के इलाके भी गर्म होते चले जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अल्टीमेटली आपका हुंजा का भी इलाका गर्म होता चला जाएगा, आपका आज़ाद कश्मीर का भी इलाका गर्म होता चला जाएगा। अब वहाँ की जो आबादी है, अगर उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करवाना है तो वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सर्वाइव कर पाए बढ़ते हुए टेम्परेचर के मुकाबले में। और यही बात वो ओशन मेरीन लाइफ के अंदर कहते हैं कि जो मेरीन इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास पूरी लाइफ है, जब हमारे पास एक छोटे से छोटा टेम्परेचर चेंज भी नजर आ रहा होता है तो मेरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हॉटर ओशन से अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हम अडेप्ट करें, हम लोग कुछ चेंजेस लाएं अपनी एडेप्टेशन के अंदर, हम लोग एक तरीके से अडेप्ट हो जाएं, हमारा जो सर्वाइवल है वो ठीक हो जाए। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि हमारे पास टोटल 3 थ्रेट्स आते हैं ओशन को। एक आता है आपके पास ओशन एसिडिफिकेशन का थ्रेट, एक आता है आपके पास कोरल ब्लीचिंग का, और एक आता है आपके पास मेरीन हीट वेव्स का। अब उन्होंने क्या, अगर हम ओशन वार्मिंग से बात करें तो ओशन वार्मिंग से ये जो हैजर्ड्स हैं, आपके पास ओशन एसिडिफिकेशन, आपके पास कोरल ब्लीचिंग, और आपके पास मेरीन हीट वेव्स, ये तेजी से आपके ओशन सिस्टम को अल्टर कर रहा होता है, आपके ओशन सिस्टम को चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से लेकर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को चेंज करेगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके वो जराए होते हैं जहां पर आपके पास प्राइमरी फूड सोर्स आपकी बन रही होती है, मतलब कि आपके अंदर इसके अंदर आपके पास प्लैंक्टन्स आ रहे होते हैं, आपके पास आपकी प्लांट स्पीशीज आ रही होती है जो कि अपना खाना खुद ब खुद हासिल कर रही होती है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज किस तरीके से चेंज होगी, हमने वही बात करनी है कि जो फिशेज हैं वो फिर अपने बचाव के लिए माइग्रेट करेंगी उस रीजन से टुवर्ड्स कोल्डर रीजन्स, ताकि उनको खाना मिल सके। और ये चीज इम्पेक्ट करती है आपकी इंसानी सरगर्मियों को भी। इंसानी सरगर्मियों को कौन सी? आपकी फिशरीज को इम्पेक्ट करेगी, आपके एक्वाकल्चर को थ्रेटन करेगी, और अल्टीमेटली आपकी फिशरीज इम्पेक्ट जब होगी, आपके एक्वाकल्चर जब थ्रेटन होगी, तो ये चीज आपकी फूड सिक्योरिटी को इनसिक्योर बनाएगी। और फिर वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, कि जब आपके पास आपका फूड सिक्योरिटी का सिस्टम इनसिक्योर होगा तो ये करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लाइक करोड़ों लोग एक तरीके से, चूंकि वो उनका जो गुजर बसर है वो ओशन के ऊपर है, वो खाना नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है
वो खतरे का शिकार हो सकती है, वो कोलैप्स कर सकती है। कोलैप्स करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला थ्रेट है दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। अप्रोक्सीमेट थर्ड जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज से आ रही होती है। एंड आपकी जो वन थर्ड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से आ रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये अल्टीमेटली जा रहा होता है या ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है आपके ओशंस के अंदर। अब चूंकि वाला जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है कुछ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को, ये अपने साथ लाता है कुछ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। इसके अंदर क्लाइमेट इम्पैक्ट्स कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व हो रहा होगा आपके सी वाटर के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो सी वाटर है उसकी पीएच डिक्रीज होगी, वो ओशन एसिडिफिकेशन की तरफ जाएगा और वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब चूंकि हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन रहा है वाटर के अंदर तो ये आपकी पीएच को चेंज करेगा। अब पीएच आपकी चेंज होगी, अब पीएच आपकी चेंज किस तरीके से होगी, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आपकी पीएच चेंज होगी वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 तक चली जाएगी, वो 5.5 के अलावा 4 तक भी जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा मिकदार के अंदर या कितनी तेजी से आपके पास ये चेंज आ रहा है। अब उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास ये फिनोमिना ओशन एसिडिफिकेशन का देखा जाता है, ये आपके ओशन केमिस्ट्री के अंदर एक फंडामेंटल चेंज को लाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल शेलफिश होगी आपकी, आपकी कोरल्स हो गए, आपके प्लैंक्टन्स हो गए, प्लैंक्टन्स को कहा जाता है कि ये मैरीन फूड वेब का बेस है। लाइक एक तरीके से अगर हमारे पास हम कंसीडर करते हैं तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो लैंड फूड वेब है आपका, उसके अंदर आपके प्लांट्स बेस होते हैं, प्लांट्स आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इसी वजह से अगर हम बात करें मैरीन इकोसिस्टम के अंदर तो मैरीन फूड वेब के अंदर आपके जो प्लैंक्टन्स हैं वो बेस होते हैं। और जब आपके मैरीन प्लैंक्टन्स, आपके शेलफिश, आपके कोरल्स ये नुकसान उठाएंगे, मतलब कि ये कैल्सीफाई होंगे, इनके अंदर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा पाया जाना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनको मुश्किल पेश आएगी। और ये कहा जाता है कि जो आपकी जो पीएच है वो शिफ्ट होती चली जाएगी, वो एसिडिक होती चली जाएगी और वो अप्रोक्सीमेटली जाएगी 6.1 तक जा सकती है, जो कि आपकी तकरीबन रिप्रेजेंट करेगी 25% इंक्रीज एसिडिटी के अंदर। अब अगर हम लोगों ने ये एसिडिटी को इंक्रीज करवा लिया तो फिर कहा जाता है कि ये, अगर हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली ध्यान ना दिया, अगर हमने लोगों ने इसको प्रॉपर्ली काम ना किया, तो जो आपकी जो सी वाटर एसिडिटी है वो ड्रॉप हो सकती है मजीद। और बाय द एंड ऑफ 2100 आपकी जो सी वाटर एसिडिटी है वो ड्रॉप हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 4.8 की तरफ। फिर ये भी कहा जाता है कि जो भी हालिया दौर के अंदर ओशन एसिडिफिकेशन है वो थ्रेटन करती है, वो खतरा पहुंचाती है आपके ओशन हैबिटेट्स को। वो लोग जिनका इन्हिसार आप कह लें फिशिंग के ऊपर है, जिनका इन्हिसार एक्वा कल्चर के ऊपर है, किस चीज के लिए, खाने के लिए, इनकम के लिए, उन लोगों को या उन आप कह रहे हैं हैबिटेट्स को, ओशन हैबिटेट्स को ओशन एसिडिफिकेशन नुकसान पहुंचाती है एंड उनके लिए खतरे की बात बनी हुई है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो हमारे पास सबसे पहले सवाल होता है कि अभी हम लोगों ने ओशन एसिडिफिकेशन को देख लिया, हम लोगों ने बात की थी कि ओशन एसिडिफिकेशन के अलावा हमारे पास दो और चीजें आती हैं, एक आती है आपके पास कोरल ब्लीचिंग और दूसरा आता है आपके पास आपका मैरीन हीट वेव्स। अब मैरीन हीट वेव्स क्या होती है, सवाल तो पैदा होना चाहिए कि मैरीन हीट वेव्स होती क्यों है। तो जो मैरीन हीट वेव है, मैरीन हीट वेव हमारे पास एक वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपके पास ओशन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होना चला जाता है, हाई होता चला जाता है। और जो हाई जब ये होता चला जाएगा तो जितनी ज्यादा इसकी ड्यूरेशन होगी, जितनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी, वो चीज या वो फिनोमिना, मतलब कि ड्यूरेशन का फिनोमिना, इंटेंसिटी का फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है आपके मैरीन हीट वेव्स को। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन वे है जिसके थ्रू साइंटिस्ट इसे मेजर कर रहे होते हैं वो होता है आपका सी सरफेस टेम्परेचर। लाइक सरफेस के ऊपर जो आपका टेम्परेचर होगा सी का, वो रिप्रेजेंट करता है आपके मैरीन हीट वेव्स को। ये आपकी सतह समंदर है, इसके ऊपर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजर कर लिया, अगर यहाँ पे पॉइंट का भी थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे है तो ये चीज आपको बताता है कि हीट वेव आ सकती है इस रीजन के अंदर या हीट वेव नहीं आ सकती इस रीजन के अंदर। ये कहा जाता है कि अगर आपका जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है उसके मुकाबले में आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क नजर आने को मिला है तो उसे हम लोग नाम देते हैं, या उस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं एज टेम्परेचर एनोमलीज का। लाइक फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपका जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर आपके 0.5 टेम्परेचर भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, मतलब कि 16 डिग्री सेल्सियस है तो 15.5 डिग्री सेल्सियस या 16.5 डिग्री सेल्सियस,
ये जो 15.5 डिग्री सेल्सियस है, 16.5 डिग्री सेल्सियस का फिनोमिना है जो हमारे पास शिफ्ट नजर आया है, इससे हम लोग नाम देते हैं इस टेम्परेचर एनोमली का। और इसके अंदर हमारे पास जो एग्जैक्ट सी सरफेस टेम्परेचर की एनोमली है वो हीट वेव्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट रखे हुए है। कि हीट वेव्स जो पूरी वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, मेरीन हीट वेव्स, वो इसके अंदर पार्ट लेते हैं। और ये कहा जाता है कि जो वार्म पीरियड्स हैं वो पूरे साल चलते हैं, और जो वॉर हीट वेव्स होती हैं या मैरीन हीट वेव्स होती हैं वो स्ट्रेच कर सकती हैं, वो तय कर सकती हैं लंबे लंबे डिस्टेंसेस को भी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास अभी टिपिकल आप कह लें मैरीन हीट वेव्स का देखा जाता है, वो देखा जाता है फ्रॉम 500 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स। लाइक अगर हम लोग पैसिफिक ओशन की एग्जांपल लें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है पैसिफिक ओशन का, यहाँ से पैसिफिक ओशन स्टार्ट होता है, यहाँ से पैसिफिक ओशन खत्म होता है, और ये एरिया अप्रोक्सीमेटली लगा लें 2000 किलोमीटर का है। तो आपके अगर इस रीजन के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर हीट वेव या टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला है, तो हायर या मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि पूरे साल के दौरान आपके पास अगर इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, या इस पॉइंट पे देखोगे, या बेशक एंड पॉइंट के ऊपर देखोगे टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर आपके पास पूरे साल इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। और यही वो कहते हैं कि जो वार्म पीरियड्स होते हैं वो पूरे साल चलते हैं, और ये स्ट्रेच करती हैं फ्रॉम 500 टू 2000 किलोमीटर का जो रीजन होता है उस चीज को। फिर ये कहा जाता है कि ओशन टेम्परेचर के अंदर आपको कुछ शॉर्ट टर्म स्पाइक्स देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म स्पाइक से मुराद वो इंक्रीज होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, और इस चीज को हम मैरीन हीट वेव्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ लेके जाती है हमें, क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा आपको हाई देखने को मिलता है, बेशक ये कुछ देर के लिए क्यों ना हो, जिसकी वजह से जो उस वक्त की मैरीन लाइफ होती है, चूंकि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती, वो मर जाती है। 1982 से 2023 तक अभी तक हमारे पास अगर हम हीट वेव्स की बात करें, मैरीन हीट वेव्स की बात करें, तो वो यूएस के कोस्टल वाटर के ऊपर सबसे ज्यादा हुई है, और यूएस के अंदर भी हमारे पास अलास्का के रीजन के अंदर सबसे ज्यादा हुई है। और ये कहा गया है कि मैरीन हीट वेव्स आपकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैल सकती हैं, उनकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है यूएस के कोस्टल रीजन के अंदर। अब अगर हम मजीद एक और बात करें तो हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हम लोगों ने मैरीन हीट वेव्स को देख लिया, हम लोगों ने ओशन एसिडिफिकेशन को देख लिया, कोरल्स क्या होती हैं, ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? अगर हम लोग बात करें कोरल्स की, तो कोरल्स हमारे पास वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो एक तरीके से कलरफुल होते हैं, और जो एक तरीके से अपने आप को फैसिनेटिंग एनिमल्स कहते हैं। फैसिनेटिंग से मुराद इंटरेस्टिंग एनिमल्स, दिलचस्प एनिमल। अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं स्नाइडेरिया को। स्नाइडेरिया जो है वो एक तरीके से वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक वो उनके जो कलर्स होते हैं वो रेड हो सकता है, वो पर्पल हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है उन ऑर्गेनिजम्स का। इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, इनके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, और इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास एक ही सिंपल स्टमक होगा, इनके पास एक ही सिंगल माउथ ओपनिंग होगी, जिस और उस माउथ ओपनिंग के ऊपर इनके पास जो टेंटिकल्स की तादाद होगी वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, उस माउथ ओपनिंग के ऊपर यहाँ तो कोई टेंटिकल नहीं होगा आपके पास, यहाँ आपके पास टेंटिकल्स जो होंगे वो 2 से 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे। हर कोरल एनिमल जो है वो इंडिविजुअली अपने आप को पोलिप बुलाता है, एंड अगर वो 100,000 करके भी रह रहे होंगे तो इंडिविजुअल पॉलिप्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल मिलाकर कॉलोनी बनाते हैं। और जो एक कॉलोनी बनाने का आप कह रहे प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं बडिंग का। कोरल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, आइदर ये हमारे पास हार्ड कोरल होंगे, आइदर ये हमारे पास सॉफ्ट कोरल होंगे। अब हमारे पास जो हार्ड कोरल होते हैं ये हमारे पास तकरीबन अभी तक 800 टाइप्स के हैं, और इनको हम लोग नाम देते हैं एज वो कोरल्स जो कि रीफ बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब रीफ बिल्डिंग के अंदर जो हमारे पास कोरल्स काम कर रहे होते हैं उनको ये कहा गया है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये हार्ड होता है, इनके जो शेल होता है ये हार्ड बना होता है, क्योंकि इन्होंने उन एरियाज में रहना है जहां पर आपके पास लार्ज वेव करंट्स देखने को मिलेंगे, या लार्ज ओशन करंट्स देखने को मिलेंगे आपके पानी के अंदर। सॉफ्ट कोरल्स आपके पास वो कोरल्स होते हैं जो कि सी के ऊपर बने होते हैं, लाइक सतह समंदर के ऊपर, आपके बीचेस के कुछ ही लेंथ के बाद। ये आपका बीच है, आपके बीच की हाइट और यहाँ से आप लगा लें कि अप्रोक्सीमेटली 25 फीट तक, 10 फीट तक, या 15 फीट तक
आपको कोरल्स बनना नजर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपके कोरल्स बने होते हैं ये आपके लोकल कोरल्स कहलाते हैं, ये आपके सॉफ्ट कोरल्स कहलाते हैं। इनके पास भी आप कह लें प्रोटेक्शन के लिए टेंटिकल्स होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये भी वो कॉलोनीज बनाते हैं जहाँ पे आपके फिशेज वगैरह आराम से रह सकते हैं, जो आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट सी छोटी छोटी सी आपके लिए फिशेज होती हैं। और जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं वो ओशंस के अंदर पाए जाते हैं इक्वेटर इक्वेटर के रीजन के ऊपर। लाइक वो ओशंस जो कि इक्वेटर के करीब है ये उन रीजन के ऊपर पाए जाएंगे। और जनरली ये जो हमारे पास सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ये हमारे पास केव्स के अंदर पाए जाते हैं, गारों के अंदर या लेजेस के अंदर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो अभी हम लोग ने बात किया कि कोरल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। तो बेसिकली कोरल ब्लीचिंग जो है वो हमारे पास वो फिनोमिना है, या ये तब होती है जब हमारे पास कोरल जो है वो अपने कलर्स को लूज कर बैठते हैं और वाइट होते चले जाते हैं। कोरल का जो आपके पास कलर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। क्यों? तो इसकी जो रीजन है वो ये है कि इनके साथ इनके पास माइक्रोस्कोपिक एलजी होती है। माइक्रोस्कोपिक एलजी से मुराद इनके पास एक ऑर्गेनिज्म है इनके साथ अटैच हुआ हुआ, जिसे हम लोग नाम देते हैं जूजेंथेलाई का। अब ये जो जूजेंथेलाई है ये कोरल के अंदर ही रहता है, और एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों का, म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप है दोनों का, कि जूजेंथेलाई एक तरीके से कोरल को मदद देगा और कोरल जूजेंथेलाई को मदद देगा। कोरल जो रूल्स इम्प्लाई को मदद देगा वो देगा इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। और यूज इम्प्लाई जो कोरल को मदद देगा वो देगा इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फूड। अब जो यूज इम्प्लाई है जब हमारे पास ओशन का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता चला जाता है, जब वो ज्यादा से ज्यादा हॉट होता चला जाएगा तो जो कोरल है वो एक तरीके से जबरदस्ती इस यूज इम्प्लाई के एलजी को अपने अंदर से एक्सपेल करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा। अब जब क्योंकि एलजी अपने अंदर से निकल चुकी है उस कोरल से, तो वो एक तरीके से जो कोरल है वो क्योंकि रूज एंड उसके ऊपर वो आप कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं बनने दे रहा था। अब उस कोरल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो एलजी होती है जब वो चली जाएगी तो आपको कोरल फेड ऊपर चला जाएगा। अब जब अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा या टेम्परेचर हाई होगा, लेट सपोज आपके पास टेम्परेचर जो है ओशन के ऊपर 37 है, 38 है या 40 है, तो वो चीज कोरल को फोर्स करेगी कि वो अपने अंदर से जूस एंड के एलजी को लीव करवाए। एंड जब चूंकि अब एलजी वाला लीव हो चुका है या एलजी अब निकल चुका है, तो जो कोरल है वो फेड करना होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ब्लीच का शिकार होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपना रंग तब्दील करना स्टार्ट हो जाएगा, वो व्हाइट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो जगह का ज्यादा ज्यादा हाई होता चला जाएगा। अब अगर हम मजीद कुछ बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं कोरल ब्लीचिंग के। सबसे पहला फैक्ट है कि ओशन टेम्परेचर जो हमारे पास राइज हो रहे होते हैं ये कॉज होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और कोरल ब्लीचिंग के अंदर हमारे पास क्लाइमेट चेंज को एज अ मेजर आप कह लें या एज अ प्राइमरी कॉज समझा जाता है कोरल ब्लीचिंग का। जस्ट लेट मी नो, मैंने अभी भी चैट बॉक्स खोला है, क्या सबको आवाज नहीं आ रही? So we can hear you, but you're not clear. ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। मैं अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज को एज कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे पास वो फिनोमिना है जो कि ओशन टेम्परेचर को राइज कर रही है, और जिसकी वजह से आपके पास कोरल्स जो है वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास जो कोरल्स हैं अपने कलर को लूज होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोरल्स जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब कोरल्स जो है वो आपके हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपना कलर लूज करने की वजह से व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर हो जाते हैं, उसके ऊपर सॉल्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम सेकंड फैक्ट के पास चले तो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो चाहे वो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस का ही इंक्रीज क्यों ना हो, वो हमारे पास ट्रिगर कर देते हैं ब्लीचिंग को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 4 हफ्तों के लिए, मतलब कि 1 महीने के लिए हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको जो ब्लीचिंग का फिनोमिना है वो तेज होता चलेगा। आपके पास जो कोरल्स हैं आपके वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे।
आपकी फिशीज को अल्टीमेटली फिर माइग्रेट करना पड़ेगा, अपने आबाई घर को छोड़ना पड़ेगा और किसी और कोरल के अंदर जाकर रहना पड़ेगा। फिर ब्रीचिंग के दौरान ये कहा जाता है कि आपके जो कोरल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने उनको ढांचे नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको वाइट वाइट। एंड बेसिकली आपने उनको एज आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास कोरल्स की डेथ होती है। आप उसको एज ए ढांचा कंसीडर करते हो, वाइट स्केलेटन, डेथ ऑफ कोरल्स। और जब हमारे पास वाटर क्वालिटी के अंदर चेंज आता है, जब हमारे पास सन एक्सपोजर इंक्रीज होता है, जब हमारे पास लो टाइड्स आती हैं, ये चीज भी आपके पास कोरल को ब्लीच करने का मौका देती है। सन एक्सपोजर किस तरीके से, आपके पास मैंने बताया कि कोरल जो है वो 15 फुट, अगर आपके पास 15 फुट डेप्थ है आपके पूरे सी की, या अगर आपके पास 20 फुट डेप्थ है, तो जो आपके पास सन की जो पूरी रेडिएशन है वो आपको लेट सपोज 12 घंटे के लिए लगातार मिल रही है। अब 12 घंटे के लिए लगातार आपको जो मिल रही है सन रेडिएशन, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ओशन को वार्म करती चली जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ओशन की पीएच वैल्यू को चेंज करती चली जाएगी। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ओशन की पीएच वैल्यू को चेंज कर रही है, अल्टीमेटली ये आपके कोरल्स से उसके न्यूट्रिएंट्स खींच रही है, उसके आपके कोरल्स को फोर्स करवा रही है कि वो अपने उस एल्गी जूडेंथिलाई को निकाले और साथ ही साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को निकाले। अब जब आपका जो कोरल है वो जूडेंथिलाई को निकालेगा, उस एल्गी को निकालेगा जो कि उसको म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था, या जो अपने न्यूट्रिएंट्स को निकालेगा, अल्टीमेटली वो अपना स्केलेटन या अपने अंदर से अपनी जान को निकाल देगा। एंड अल्टीमेटली आपकी जो कोरल है वो डेथ हो जाएगी उसकी। कोरल ब्लीचिंग को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज द डेथ ऑफ द कोरल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है कि ये कहा जाता है कि हमारे पास कोरल्स के अंदर जो हम लोगों ने अभी फिनोमेना देखे हैं कोरल ब्लीचिंग के, अल्टीमेटली अभी तक 9 मेजर हमारे पास कोरल ब्लीचिंग के फिनोमेना हो चुके हैं। एंड पिछले 2 सालों के अंदर, मतलब कि 2024 के अंदर और 2025 के अंदर, आपके पास जो एशिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ा कोरल का रीफ इकोसिस्टम है, वो भी इन्फ्लुएंस हुआ है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। And it is all thanks to our climate change. It is all thanks to the phenomena of ocean warming. अब एक सवाल पैदा होता है कि जब हमारे पास कोरल ब्लीच हो रहा होता है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास पूरी, आप कह लें, वाइल्ड लाइफ के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कोरल रीफ्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आपकी बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स को, प्लेनेट के ऊपर। ये सपोर्ट करेंगे आपके मैंग्रोव्स के इकोसिस्टम को, ये सपोर्ट करेंगे आपके मैरीन के एनिमल्स को, ये सपोर्ट करेंगे आपके डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को जो कि लेक से जो कि आपके आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं। अब अगर हम बात करें मेरीन एनिमल्स की, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये एक तरीके से सर्वाइवल का जरिया होते हैं मेरीन एनिमल्स के लिए, तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कोरल रीफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास टर्टल्स की कुछ स्पीशीज नजर आती है, हमारे पास फिश नजर आती है जो कि कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करती है सर्वाइवल के लिए। क्रैब्स कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करती हैं, जेलीफिश कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ सी बर्ड्स हैं जो कि कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टारफिश जो है आपकी वो कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करती है, श्रिम्प्स जो होती हैं वो कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करती है सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि जो कोरल रीफ होते हैं वो उनको पनाह प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको आप कह लें रिप्रोडक्शन के लिए ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको हिफाजत देते हैं प्रीडेटर से। तो क्योंकि जब हमारे पास अगर कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खाने आ रही होती है और छोटी मछली कोरल्स के अंदर घुस जाती है, छुप जाती है, तो बड़ी मछली को जो कोरल के टेंटिकल्स होते हैं, अगर हम पिछली स्लाइड के ऊपर चले, ये जो हमारे बल्कि साथ ही जो हमारे पास पिक्चर है, ये जो हमारे पास टेंटिकल्स नजर आ रहे होते हैं, ये टेंटिकल्स उस बड़ी मछली को एज कंसिडर हो रहे होते हैं कि ये हमें मार देंगे या ये हमें नुकसान प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इन टेंटिकल्स से डरकर वो बड़ी मछली भाग जाती है एंड छोटी मछली को बचा लेती है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और इसकी सबसे मजे की जो एग्जाम्पल थी, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप फाइंडिंग नीमो देखिए, जो हमारे पास डिज्नी की एनिमेटेड मूवी आई थी। फाइंडिंग नीमो के अंदर हम लोगों ने एक सीन देखा था जिसके अंदर आपको याद हुआ ना अपने आप को, कि जो नीमो था वो कोरल रीफ के अंदर जाके छुप जाते थे बड़ी मछली से बचने के लिए, चाहे वो हमारे पास शार्क हो या चाहे वो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो।
और यही वो फिनोमिना है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर एक तरीके से एक और चीज है कि जो कोरल रीफ्स हैं ये आपके ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि ये कोरल रीफ्स एक तरीके से ओशन फूड चेन के अंदर बेस का आपके लिए रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये कोरल रीफ्स एक तरीके से आपके प्लैंक्टन को खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्लैंक्टन आपके इन कोरल रीफ से फूड हासिल कर रहे होते हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इन्हीं प्लैंक्टन्स को फिर आगे चलकर मछलियां खाती हैं, छोटी छोटी मछलियां। एंड फिर वही छोटी मछलियां एक तरीके से बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियां खाती हैं। वो आपकी एक मैरीन फूड वेब को सस्टेन करती है या फूड चेन को सस्टेन करता है, ओशन फूड चेन को। और जब ये पूरे का पूरा रीफ इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जब ये पूरे का पूरा रीफ इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, तो तब हमारे पास आप कह लें स्पीशीज जो है वो रिस्क में आ जाएंगे, उनको एक्सटिंक्शन का रिस्क देखने को मिलेगा। अब अगर हम एग्जांपल लें कि ह्यूमंस के ऊपर किस तरीके से आप कहना इम्पेक्ट करता है, तो आपके पास जो आपकी इंसानी सरगर्मियां हैं, या आपके पास लाइवलीहुड है लोगों का, वो इम्पेक्ट होता है हाईली बाय कोरल ब्लीचिंग। कि कोरल रीफ जो है वो नेचुरल बैरियर्स का रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास एक आप कह लें इंटेंस अमाउंट के अंदर वेव्स आ रही होती हैं, या एक तरीके से जब आपके पास स्टॉर्म्स आ रही होती हैं, अगर तो आपके पास कोरल रीफ्स नहीं है, अगर तो आपके पास ये कोरल है ही नहीं आपके एरिया के अंदर, तो आपका जो एरिया है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइकली चांस है, बहुत ही ज्यादा इम्कान है कि वो स्टॉर्म की वजह से तबाह हो जाएगा। अगर आपके पास कोरल रीफ्स होते हैं, तो जो आपके पास ये स्टॉर्म्स आ रही होती हैं, जो आपके पास ये मैसिव अमाउंट के अंदर वेव्स आ रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग करंट्स लेके आ रही होती हैं, कोरल रीफ जो का जो सिस्टम है, वो इन करंट्स को, इन वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी जो कोस्टल कम्युनिटीज होती हैं वो सेफ होती है। और अगर हमारे पास एक कोरल रीफ्स होंगे नहीं, तो हमें रिलाई करना होता है मैन मेड ट्री गॉड्स के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, और इनका जो रोल होता है सेफ्टी के लिए वो लेस इफेक्टिव होता है। फिर आपकी जो ब्लीच कोरल होती हैं, ये एक तरीके से ओवर फिशिंग लेके आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मछलियां होती हैं उनको घर नहीं मिल रहा होता, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो फिशिंग देखी जा रही होती है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही होती है। फिर एक और चीज होती है कि कोरल रीफ को आप लोग जब आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो, तो आप उनको एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन के तौर पर भी यूज कर रहे होते हो। लेकिन जब आपके पास कोरल ब्लीचिंग हो रही होती है फिनोमिना, तो आपका जो कोरल का सोर्स होता है एज अ मेडिसिनल सोर्स होता है, आप उससे भी हाथ धो बैठते हो। और जो ये आप फिशेज वगैरह ले रही होती हो, जो कि डिपेंड करते हैं कोरल के ऊपर, जब कोरल ब्लीचिंग होती है, अल्टीमेटली ये फिशेज आपके उस जगह से नकल मकानी करके माइग्रेट करके किसी और जगह पे चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइमरी सोर्स होगी इनकम की, आपकी प्राइमरी सोर्स होगी जो होगी फूड की, वो ट्रबल पे शिकार हो जाएगी। और ये कहा जाता है फाइनली कि जो ये आपके पास टूरिज्म देखी जा रही होती है ओशन के अंदर, ओशन में टूरिज्म इसी वजह से देखी जा रही होती है कि वो आकर कोरल रीफ्स के सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, वो आके कोरल रीफ के सिस्टम को देखते हैं। मेजर चीज, ये कोरल रीफ आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री। और जब आपके पास कोरल रीफ जो होंगे वो ब्लीचिंग का शिकार हो जाएंगे, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा आपके पास कि वो आकर आपके ओशन को एक्सप्लोर करे, जिसकी वजह से आपके पास आपकी जो थाउजेंड ऑफ जॉब्स होती हैं, क्योंकि सपोर्ट कर रहे होते हैं कोरल रीफ, वो खत्म हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर आपको कोरल रीफ सिस्टम नहीं मिलेंगे। आपके पास जो एग्जाम मिलेंगे कोरल रीफ सिस्टम, वो आपको मिलेंगे इससे ज्यादा यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड इन जैसी कंट्रीज में। पाकिस्तान में आपको कोरल रीफ बहुत ही कम, बाय सेइंग बहुत ही कम, इट विल बी आई गेस मैक्सिमम 2%। अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले, सवाल पैदा होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो कोरल रीफ को बचाने के लिए, लाइक अपनी एवरीडे एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी हो सकती है। अगर आपको किसी और को रिकमेंड करना हो कि लेट्स प्रोटेक्ट कोरल रीफ, चाहे अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं, और अगर आपने भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को रन करना है पाकिस्तान के अंदर या अब्रॉड के अंदर, तो सबसे पहले आता है रिसाइकल एंड डिस्पोज ऑफ ट्रैश प्रॉपर्ली। कि आपकी जो मेरीन डेब्री होती है, जो आपके पास मेरीन के ऊपर आपके पास जो मिट्टी होती है आपकी, पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, वो हार्मफुल हो सकती है या वो नुकसान पहुंचा सकती है आपको। इसी वजह से कहा जाता है कि रिसाइकिल करो, आप अपने ट्रैश को घर पर रखो, और प्लास्टिक को आप ज्यादा से ज्यादा फैलने ना दो। फिर ये कहा जाता है कि आप
जो है वो ट्रैश को डिस्पोज करो बिन्स के अंदर। आप कूड़े को ना फेंको वाटर वेस्ट के अंदर या ओशन के अंदर। बीचेस के ऊपर आप मेक श्योर करो कि आप हिलाओ। आप सिगरेट जो बर्ड्स होते हैं हमारे पास, जो सिगरेट बर्ड्स होते हैं, आप उनको भी सैंड के ऊपर ना फेंको। आप वॉलंटियर करो कि आप कम्युनिटी के अंदर ट्रैश उठाओ। अल्टीमेटली जब आप प्लास्टिक के वेस्ट को कम से कम करोगे, जब आप इस चीज को कम से कम करोगे, तो आपका पूरा इकोसिस्टम, आपका पूरा एनवायरमेंट अच्छा होगा। और जिसकी वजह से उस जगह के ऊपर कोरल रीफ दोबारा से बनेगा। कोरल रीफ अपने आप को दोबारा से रिजनरेट करेगा, रीस्टोर करेगा। उसके बाद कहा जाता है मिनिमाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जब आप फर्टिलाइजर को ओवर यूज करते हो लॉन्च के ऊपर, तो वो आपके वाटर क्वालिटी को हार्म पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो फर्टिलाइजर होता है वो अपने जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कोरल रीफ के न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो आपके पास नाइट्रोजन हो, चाहे आपके पास फॉस्फोरस हो, वो वॉश अवे हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो ओशन के अंदर लॉन्च हो रहे होते हैं। जब ओशन के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में, फॉस्फोरस की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, तो वो आपके ओशन वाटर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके ओशन वाटर की एसिडिफिकेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरल रीफ को नुकसान पहुंच सकते हैं। फिर आता है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करो, कि इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार आप वॉक करो, आप बाइक चला लो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, आप हाईवे कार इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल कर लो। आप कोशिश करो कि आपने ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करें। फिर रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रनऑफ। ये जो हमारे पास स्टॉर्म वाटर रनऑफ होता है, आप उसको कम से कम करें। स्टॉर्म वाटर रनऑफ से मुराद है कि जब आपके पास बारिश, लगातार बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, तो आप वो जो सारा पानी होता है जो कि एक तरीके से वाटर पोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, आपको फ्लडिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली उससे सारा के सारा आपके समुद्रों के अंदर गिरना होता है। विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, विद ऑल द पोल्यूशन, आप कोशिश करो कि वो आपका वाटर रन ऑफ हो ही ना। आप उसे दोबारा से प्योरीफाई करो, आप उसे अपने नेक्स्ट में प्योरीफाई करो, आप उसके स्टोर कर लो अल्टीमेटली, रादर देन कि वो आपके ओशन के अंदर जाके गिर जाए। होम ओनर्स को चाहिए कि वो वाटर स्टोरेज टैंक्स को इस्तेमाल कर लो, लाइक वो टैंक जो कि बारिश का पानी या स्टॉर्म वाटर के पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी को ऑन करो। फिर कहा जाता है कि आप घर के अंदर एनर्जी को सेव करो। आप वर्क के अंदर जब आप काम कर रहे हो अपने वर्किंग ऑफिस में, आप उसके अंदर भी एनर्जी को सेव करो। और जिसकी वजह से जब आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को इस्तेमाल करोगे, जब आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करोगे, वो अप्लायंसेस जहाँ पे आपके पास आप कह लें एनर्जी आपको कम इस्तेमाल करनी होती है, तो उसके अंदर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कर देते, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी आपको फॉसिल फ्यूल को बर्न आउट करने पड़ते हैं। उसके बाद ये है कि जब आप एक्वेरियम फिशेज लेना चाह रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए एक बात का। वो बात कौन सी है? वो ये है कि आप लिविंग कोरल को परचेज करने से अवॉइड करें। आप कोशिश ये करो कि आप आर्टिफिशियल कोरल बाय कर लो, वो कोरल जो कि प्लास्टिक या जो कि मिनरल के डिफरेंट मिनरल्स के बनते हैं। हमारे पास ये होता है कि हम लोग लिविंग कोरल बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा ओशन का जो इकोसिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। कि हमने मैरीन एक्वेरियम फिश के अंदर हमने इस लिविंग कोरल को बाय करने, लिविंग कोरल को बाय कर लिया, तो हमारी खूबसूरती बढ़ गई, हमारा जो टैंक होगा, एक्वेरियम फिश टैंक होगा, वो अच्छा लगेगा। आप ऑप्ट करो कि आपने लिविंग कोरल नहीं लो, आपने डेकोरेटिव कोरल लो। फिर ये है कि अल्टीमेटली आपको एडवोकेसी करनी पड़ेगी, आपको कोरल रीफ के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा कम्युनिटी को, आपको एक शेयर करना पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस के साथ। आपको ये है कि फिर आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्टेक्ट करने के साथ साथ ये कहना पड़ेगा, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रन ऑफ करना पड़ेगा। आप वो प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हो यूनाइटेड नेशंस के साथ, आप प्रोजेक्ट वो रन कर सकते हो यूनेस्को के साथ, आप प्रोजेक्ट वो रन कर सकते हो आपके डिफरेंट पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि वाटर के अंदर काम कर रही है। आप वो प्रोजेक्ट रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी फंडिंग, विद द हेल्प ऑफ एनी ग्रांट जो कि वाटर की मदद में आपको मिल रही होती है। ये है स्प्रेड द वर्ड का नतीजा, या स्प्रेड द वर्ड का बहुत ही बड़ा फायदा, कि आप अल्टीमेटली अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट भी कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो कि जो चीज आपके पाकिस्तानी जो सिस्टम के अंदर पाई नहीं जा रही, अल्टीमेटली ट्राई कर रहे हो कि वो सस्टेन कर पाए, या वो रीजनरेट कर पाए, या वो एक तरीके से आपके कंट्री के अंदर आ जाए। ओके,
अगर हम एक और चीज बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है कि सोल्यूशन आते हैं आपके पास ओशन वार्मिंग के अंदर। आपके पास ओशन वार्मिंग के अंदर टोटल 6 सॉल्यूशंस आते हैं, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिस तरीके से भी हम लोगों ने बात की। फिर ये है कि ओशन एल्कलाइजेशन की तरफ चलो। हमारे पास हमने देखा कि ओशन एसिडिफिकेशन का फिनोमेना देखने को मिलता है। आप कोशिश ये करो कि आपके पास ओशन के अंदर ओशन लाइमिंग का फिनोमेना इंट्रोड्यूस हो। ओशन लाइमिंग हमारे पास आपके पास कहने प्रोसीजर है जिसके अंदर आप एल्कलाइन रॉक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो रॉक्स बिल्कुल लाइम प्रोड्यूस कर देते हैं, लाइक लाइम स्टोन को आप डाल रही होती है, और वो लाइम स्टोन को आप ओशन के अंदर एज अ मिनरल पाउडर के तौर पे डिजोल्व करवा रहे होते हैं, ताकि ओशन की जो हमारे पास पीएच थी, जो कि एसिडिफिकेशन की तरफ जा रही थी, वो अब बेसिक की तरफ आना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेसिक होती चली जाए। उसके बाद कहा जाता है कि आप स्ट्रेंथन करो कोस्टल इकोसिस्टम्स को। आप जो है वो एक तरीके से रिस्टोरेशन की एक्टिविटीज को आम कर दो। आप स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व करो। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज? कि आपका जो नेचुरल रिवर फ्लो है वो रिस्टोर हो, आपके जो रिवर है वो रिकनेक्ट हो आपके फ्लड प्लेन्स के साथ, आपके पास जो रिकवरी का फेज है या रिकवरी का मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग हो जब आपके पास कोई फ्लड आता है। फिर आप मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करो, उन्हें प्रिजर्व करो। आप ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को लगाओ, आप सी ग्रासेस के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करो, आप ब्लू कार्बन इकोसिस्टम की तरफ आगे बढ़ो, और इससे आप ग्लोबल स्केल की तरफ लेके जाओ। ये कहा जाता है कि आप मॉनिटरिंग करो ह्यूमन एक्टिविटीज की, कि जब आपके पास इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी वो आपकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी, ओशंस की यकीन दहानी करवाएगी कि गवर्नमेंट जो है वो क्रूशियल रोल अदा करे कि उन्होंने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है। फिर ये कहा जाता है कि आप एडॉप्शन करो ग्रीन टेक का। ग्रीन टेक का एडॉप्शन कौन सा? कि आप एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लेकर आओ। आप अपने शिपिंग सेक्टर के अंदर चेंजेस लेकर आओ, आप अपने प्रैक्टिसेस को रीडिफाइन करो, आप नई से नई टेक्नोलॉजीज बनाओ। आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आईएमओ के साथ आप क्या कहते हैं, अ, एक प्रोजेक्ट रन करो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और हर कंट्री की अपनी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिनिस्ट्री होती है, आप उनके साथ भी प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। आप उनके साथ एग्रीमेंट्स करो। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट रीलोकेशन एंड रीफ रेस्टोरेशन। इसके अंदर आप ये करते हो कि आपने अपने कोरल फ्रेगमेंट्स को, आपने अपने कोरल कॉलोनीज को एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पे रीलोकेट करना है, उस जगह पर जहाँ पे हाई स्ट्रेस कंडीशन जहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो रही है इस एरिया की। और अल्टीमेटली आपका गोल ये होता है कि आपने एनहांस करना है उस कोरल की सर्वाइवल को और ग्रोथ को। अगर हमें रिस्टोरेशन की ऊपर बात करें तो आप कोरल गार्डनिंग को फरोग दो, जहाँ पे आपके जो कोरल सेगमेंट्स हैं वो नर्सरीज के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। एंड वो फिर इकोसिस्टम अ, आप प्लांट करते हो ओशन के अंदर। फिर ये है कि आपके जो कोरल, एक तरीके से, लेट मी जस्ट ऐड अ फेलो, आपकी जो कोरल माइक्रो सेडिमेंटेशन है वो ब्रोक डाउन ना हो। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं ये ओशन एसिडिफिकेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं, आपके ओशन एसिडिफिकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो आई गेस देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मीन वाइल टिल नाउ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर लिख दें। आई विल बी स्टडिंग द चैट बॉक्स। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक सवाल कि अकॉर्डिंग टू यू आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सो सॉरी कि ये वाली जो वर्कशॉप थी ये थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा है, कोरल ब्लीचिंग के ऊपर, ओशन वार्मिंग के ऊपर, एज कम्पेयर टू ऑल द अदर वर्कशॉप्स। हमारे पास अलमिया ये कि पाकिस्तान के अंदर कोरल ब्लीचिंग के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है या कोरल रीफ्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास कोरल रीफ्स या कोरल ब्लीचिंग के सिस्टम है ही नहीं। हमारे पास जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो इस चीज़ पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, एंड वो इस चीज को थोड़ा बड़ा देख रही है बट ज्यादा नहीं देखी। फिर अगर मैं एक सवाल पैदा करूं तो अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान के अंदर वाटर के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है? एनी आइडियाज? ओके, आई गेस देयर इज नो नॉट एन आइडिया जो कि बताया कि पाकिस्तान के ऊपर वाटर के ऊपर काम क्या हो रहा है या कोरल रीफ के ऊपर काम क्या हो रहा है। फिशिंग के ऊपर काम हो रहा है, ओवर फिशिंग के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, सैनिटेशन के ऊपर भी काम हो रहा है,
आपकी ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आपके फ्लडिंग के सिस्टम के ऊपर भी आप बात करना स्टार्ट हो गए हैं, लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, वाटर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जो चीज अभी हम लोग लेके आना चाह रहे हैं वो ये है कि वी आर अबाउट टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसके अंदर यू विल बी हैविंग स्पीकर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल एज वेल। और आपके पास एक जो पैनल डिस्कशन होगी वो हाईली इंफ्लुएंशियल होगी। उसके अंदर जो पैनल के अंदर हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली उनके पास इनविटेशन चले गए हैं आज। वो आ रहे हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वाटर, फ्रॉम यूनेस्को ओशन। और एक जो आपके पास स्पीकर आएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, वो आएंगे आपके कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड से इंशाल्लाह। सो ये चीज है, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड प्लीज फील फ्री टू रजिस्टर। वी विल बी ओपनिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स राइट नाउ आफ्टर दिस वर्कशॉप इंशाल्लाह। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, so thank you all for joining today. You have my LinkedIn as well. I represented Pakistan basically in United Nations Forum last year December के अंदर, और यही चीज कही है। And just please write your questions. Okay. So sorry everyone for the slight disturbance. हमारे पास अगर आपको now is the time for questions. Please feel free to note down your questions regarding corals, regarding आपके लिए ocean acidification. And apart from this thing, अगर मैं दोबारा से कॉन्फ्रेंस बता दूं तो we will be organizing an international conference on water for climate resilience. बेसिकली इसके अंदर हमारे पास आपके जो पाकिस्तान के 4 मेजर आप कह लें इकोसिस्टम या आप कह लें बैकबोन है, अगर हम वाटर पर बात करें तो उसकी तो बात की जाएगी। नंबर 1 फेज विल बी ग्लेशियर्स। नंबर जो 2 फेज होगा आपके जिस पर बात की जाएगी, जिस पर आपके पास स्पीकर जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे, वो होंगे लेक्स वेटलैंड्स उसके ऊपर। नंबर जो 3 फेज होगा वो होगा आपका ग्राउंड वाटर के ऊपर, या आप कह लें अंडर वाटर जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज सॉरी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास जो आपके लिए फेज होगा, जो इस कॉन्फ्रेंस का होगा पार्ट, वो होगा आपका ये ओशंस। और ये इट विल टेक प्लेस ऑनलाइन। इसके अंदर हमारे पास आप इसे घर बैठे भी ले सकते हैं। इट विल बी ऑन 27 एंड 28 अगस्त। आपके पास जो फर्स्ट 2 फेजेस होंगे वो होंगे ऑन 27 अगस्त। जो आपके पास लास्ट 2 फेजेस होंगे, मतलब कि आपके पास बात जो होगी ग्राउंड वाटर के ऊपर और जो आपके पास बात होगी ओशंस के ऊपर, वो लास्ट होगी। और जो पैनल डिस्कशन इन्वॉल्व होगी वो होगी ऑन ओशंस। क्वेश्चन के ऊपर जो पैनल डिस्कशन होगी वो लास्ट दिन होगी, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे यूनाइटेड नेशंस वाटर से और यूनेस्को ओशन से। हमारे पास जो स्पीकर्स होंगे और मोस्ट लाइकली कन्वेंशन से भी हमारे पास लाइक यूएन, एक और हमारे पास यूएन वाटर से भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ है। इट विल बी प्रेजेंटेड ऑनलाइन। सो दिस इज द थिंग। इफ यू विल बी इंटरेस्टेड तो प्लीज फील फ्री टू इंटरेस्ट। और हम लोगों ने इसकी बहुत ही कम डिस्काउंटेड फी रखी है। And if you want to register, please feel free to register. And for the fellows, we will be introducing our promo code. वो प्रोमो कोड लगा के यू विल बी आपको थोड़ा सा और कंसेशन दे दी जाएगी। एंड फॉर द प्रोफेशनल एज वेल वो के पार्ट है कर सकता है रिसेंट प्रोमो कोड। So this is the thing. Feel free to get registered.
वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। हम लोग आपके साथ एजेंडा भी शेयर कर देंगे इन द कमिंग डेज। और आपकी जो वर्कशॉप होगी वो होगी वेडनेसडे एंड थर्सडे 27 एंड 28 को। उस दिन आपकी वर्कशॉप्स नहीं होंगी क्योंकि आपकी जो आपके ये पूरी कॉन्फ्रेंस होगी ये होगी फ्रॉम आई गेस 4 PM ऑनवर्ड्स। और हर फेज के अंदर मतलब कि आपके पास टोटल 3 प्रेजेंटेशन होंगी और 3 स्पीकर्स आपके पास आएंगे। So this is the thing. It will be presented online once again. अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन। मोस्ट लाइकली इफ नॉट इंटरेस्टेड अगर नहीं होगे तो इंटरेस्ट रखिए फॉर ग्लेशियर्स एंड फॉर ओशंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पैनल डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा फोकस मेरा ये है। इंटरेस्ट मेरा पैनल डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा इस वजह से मैं ये कह क्योंकि उसके अंदर इट विल बी फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वाटर एंड यूनेस्को जो कि लीड कर रहे हैं अभी हमारे पास हालिया दौर पे। तो ये चीज़ है। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड, ओपन योर माइक और टाइप इन द चैट बॉक्स सिंपली। एंड सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर शोर सुनने को मिल रहा है। इट इज जस्ट माई पैरेट। सो दिस इज द थिंग। अच्छा देयर इज एन क्वेश्चन के मिस आयशा की तरफ से सर पाकिस्तान की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ कोलैब किया जा सकता है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड ओशन प्रोटेक्शन। अगर मैं आपको मिस आयशा रिकमेंड करूं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान की बजाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें। पाकिस्तान में इल्मी आई है तो पाकिस्तान के अंदर टोटल इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि काम कर रही हैं वाटर कंजर्वेशन या ओशन प्रोटेक्शन के ऊपर। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी बेशक काम कर रही होंगी लेकिन ओशन प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रही। अगर हम बात करें तो ओशन प्रोटेक्शन नेशनल ज्योग्राफिक ने अपनी एक एक्सटेंसिव लॉन्च की हुई है ऑनलाइन। उसका वो रिमोटली है और उसके अंदर ये है कि बाय विद अटेंडिंग दैट इंटर्नशिप आपको एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप अगर आपकी प्रॉपर इंटर्नशिप वो सक्सेसफुल होती है आपको $500 का एजुकेशनल स्टाइपेंड भी मिलते हैं उससे। आप उस एक्सटेंसिव को दोबारा देखें जो कि ओशन के ऊपर बेसिकली इन्वॉल्व है। उसके बाद आप लुक आफ्टर करें या आप देखें यूनाइटेड नेशंस के फॉरम को। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे पास ओशन के ऊपर हर साल एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है। लास्ट ईयर भी हमारे पास एक यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ओशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो हुई थी हमारे पास गालिबन इंडोनेशिया बाली के अंदर। इस साल भी हुई है और नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास होने चली जा रही है। इस साल जो हुई थी हमारे पास कॉन्फ्रेंस वो हुई थी हमारे पास जून के अंदर और उसकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती है वो हमारे पास मई के अंदर हमारे पास डेडलाइन आ जाती है। इस साल जो हमारे पास डेडलाइन आई थी वो हमारे पास आई थी 19 मई के अंदर रजिस्टर करने की। उसके बाद अगर मैं वैसे कहूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोलेबरेट करना चाहती हैं नंबर वन थिंग अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन आप कोलेबरेट आप इंटर्नशिप करें डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ अफेयर्स के बाद आप कांटेक्ट करें। आप नेट पे देख लीजिएगा कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम हो है जो कि आप पहले मैरी टाइम के अंदर ही इन्वॉल्व है बट वो काम कर रही है आपके रिवराइन सिस्टम के ऊपर। दूसरी बात यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट आप कह लें इंटर्नशिप हो रही होती हैं वाटर के ही जुमरे के अंदर या चाहे वो बात करें वॉश के ऊपर हो जाए चाहे वो बात करें आप सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हो जाए। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा कोलेबरेट करें इंक्लूड करें एज एन इंटर्न rather than going towards collaboration as an officer। क्योंकि इंटर्न के जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा बढ़ा देगा आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। और वो अगर आप बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आफ्टर योर बैचलर्स या आफ्टर योर मास्टर्स काम करना चाहते हैं तो वो मांगते हैं आपके एक्सपीरियंस को। और एक्सपीरियंस जो है वो प्रोजेक्ट्स की मद के मुकाबले में ज़्यादा इंटर्नशिप करके आता है। तो ये चीज़ है अगर मेरी साइड से अगर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन इंटर्नशिप जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक वाली आप वो ज़रूर देखें। और वो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है जो ओशन के अंदर काम करना चाहते हैं प्लीज उस चीज को जरूर देखिएगा। उसके अंदर ये है कि आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दैट इंटर्नशिप सक्सेसफुली वो आपको $500 का एजुकेशन स्टाइपेंड भी देती है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी का कोई आप कह लें क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन।
अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की लग जाएगी। हमारी टीम ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और एक तरीके से और टीम विल बी सेंडिंग द अटेंडेंस लिंक एज वेल। एंड एट द एंड आई विल हाईली encourage ऑल ऑफ यू कि आप लोग ज़रूर पार्ट लें इस चीज़ का। आप लोग ज़रूर एक तरीके से इस चीज़ को फोकस करें। एंड इफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस वर्कशॉप, प्लीज फील फ्री टू अटेंड दिस वर्कशॉप। इट विल बी ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। कल और परसों के लिए आपके पास जो सेशंस होंगे वो भी हमारे पास हाईली इन्फ्लुएंशियल है। उसके बाद वेंसडे थर्सडे को आपकी कॉन्फ्रेंस होगी एंड देन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को आपकी बाकी हो जाएंगी आपकी ये वर्कशॉप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन। अगर कोई जाना चाहता है तो प्लीज ही और शी कैन गो। अच्छा, इज रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज इवन पॉसिबल? और एक मिनट, कैन वी जस्ट रिड्यूस इट? मिस वरुणा, आपको लिंक शेयर हो जाएगा तो आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर कर सकते हैं। हमारी टीम ने भी स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं एंड वो इस तरीके से डबल वेरिफिकेशन हो जाएगी कि इस तरीके में कहीं हुआ नॉट करें। एक मिनट, इज रिवर्सिंग क्लाइमेट, अमित सना अमीर का क्वेश्चन है कि इज रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज इवन पॉसिबल और कैन वी जस्ट रिड्यूस इट? रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज पॉसिबल हालिया दौर के अंदर नहीं है जिस पेस के ऊपर हम जा रहे हैं। बट यस, हम लोग इस चीज को या हमारी जो क्लाइमेट चेंज की जो पेस है, जो तेजी से हम लोग जा रहे हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। स्पीड को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले हमें मार्क करना पड़ेगा कि हर कंट्री जो है वो कितनी ज्यादा एमिशंस प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर। अब एमिशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट एमिशन आ जाती है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, हमारे पास मीथेन आ जाती है, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, हमारे पास सल्फर ऑक्साइड आ जाते हैं, हमारे पास एरोसोल्स के अंदर आ जाते हैं, हमारे पास फिर पार्टिकुलेट मैटर आ जाते हैं। इन तमाम को अगर हम लोगों ने मेजर कर लिया, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है पॉलिसी मेकिंग का। कि पॉलिसी मेकिंग जब हम करें कि हर एमिशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। आफ्टर पॉलिसी मेकिंग नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है अवेयर करवाने का, बावर करवाने का लोगों को कि इस चीज को आप कहने कम करने के लिए वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू अप्लाई दीज पॉलिसीज। जब आपने लोगों को अवेयर करवा दिया, लोगों को पता चल गया कि वो किस तरीके से ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है, हमारी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी हेल्थ पर उसका नुकसान हो सकता है, हमारे आप कह लें जो कारोबार के मौके हैं हमारे वो कम हो सकते हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है, हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जब इन तमाम चीज़ों से हम लोगों ने लोगों को आगाह कर दिया, तो तब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हम लोगों ने इस चीज़ को कम कर दिया। अब जब ये इंटरेस्ट उन्होंने दिखा दिया, तब आप इन लॉज को जो आपने बनाए होंगे, जो इन पॉलिसीज बनाई होंगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करिए। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जब आप ये काम करवा रहे होंगे, साथ ही साथ आपका जो फोकस होगा वो ये होगा कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लाएं। वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज जब आप इनोवेशन के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, अल्टीमेटली यू विल बी ट्राइंग योर बेस्ट कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज आपकी कंट्री के अंदर उन कम्युनिटीज के अंदर लगें या उन जगहों पे लगें जो जहाँ पर एमिशन सबसे ज्यादा हो रही है, जहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज जस्ट फ्रॉम माई साइड। लेकिन इसके ऊपर मिस होना एक प्रॉपर आप कह लें फ्रेमवर्क है, एक प्रॉपर आप कह लें साइकिल है। तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट मेक पिक्चर फॉर दिस। मैं इसके लिए कल आपके पास एक प्रॉपर स्लाइड के ऊपर आपका फ्रेमवर्क बना के दे दूंगा, आपको एक साइकिल कि किसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं, उसी स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो राइट ना वो ये कि हमने क्लाइमेट चेंज की स्पीड को रिड्यूस। हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारा जो आइडियल टेम्परेचर है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हम लोगों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क इंक्रीज तक हम लोगों ने लेके जाना टेम्परेचर को। अब हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज करना है, उससे ज्यादा भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बाय एन एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारा जो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 2.3 से 2.8 डिग्री सेल्सियस एनुअली। अब हमने जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क अचीव करना है, तो बेसिकली हमारा फोकस यही है कि हमने क्लाइमेट चेंज को आप कह लें
स्लो डाउन कर दो। ये होगा, इसे हम रोक नहीं सकते, इसे हम पीछे भी नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट रिड्यूस इट्स स्पीड। आगे ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना पहुंचाए, और जितना ज्यादा हमसे हो सकता है हमारी फ्यूचर जनरेशन से भी अगली जनरेशन को नुकसान ना पहुंचाए। एंड अगर किसी ने कोई कॉन्टैक्ट करना है तो आपके पास मेरा नंबर होगा, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। लिंक्डइन के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरी जीमेल है, आपके पास बुराक की भी जीमेल होगी, अगर नहीं है बुराक की जीमेल तो आई कैन गिव यू एज वेल। So this is the thing, and thank you so much once again. मिस लग्ना किस चीज़ का लिंक, अगर आप मेरी अटेंडेंस का लिंक, तो अटेंडेंस का लिंक आपको ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। माई टीम विल बी शेयरिंग द लिंक इन द ग्रुप। हमारे पास स्नैपशॉट्स भी ले लिए थे, तो ये होगा कि हमारे पास डबल वेरिफिकेशन आ जाएगी कि किसने अटेंड किया था और किसने अटेंड नहीं किया। तो दिस इज फ्रॉम ऑल साइड, हमारे पास डबल वेरिफिकेशन हो जाती है with the help of snapshots, and we see the snapshots along with the link attendance link. और अगर आप लोगों ने अपनी वाटर के ऊपर काम जर्नी स्टार्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ ओशन, तो प्लीज अभी से स्टार्ट कर दें, कम्युनिटी अवेयरनेस करना स्टार्ट कर दें, अपने प्रोजेक्ट्स बना लें, बेशक जो आप फिजिकल करना चाहते हैं। We will be giving you the help. We will be providing you the platform that you can raise your voice, and आपकी voice जो है properly recognized की जाएगी on international forums। उससे ये होता है कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ताल्लुक है इंटरनेशनली, तो मेरा जिससे ताल्लुक है जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनके पास यूनाइटेड नेशन से एक्रीडेशन है। दे हैव द राइट टू कॉल दोज इंडिविजुअल्स, टू इनवाइट दोज इंडिविजुअल्स कि वो आए अपनी स्किल्स को शोकेस करें यूनाइटेड नेशंस के फॉरम पे। तो मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन पिच योर नेम्स to those organizations. I can recommend your names to those organizations. Okay, you have shown your work in terms of this field, and please give this person, give this man or this lady a chance to present himself, herself, and this country at United Nations. So this is the thing that I can do, that my organization can do. So this is all from my side. Basically, I'm a scientist. Apart from this, I'm just about to go for my MS degree next month abroad. उसके साथ I represented पाकिस्तान at UNCCD टॉप 16, जो कि हमारे पास लास्ट दिसंबर हमारे पास रियाद के अंदर हुई थी, KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर। नेक्स्ट ईयर आई विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग गोज वेल, एट मंगोलिया। और अगर सब कुछ साथ रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास अभी 2026 के अंदर ओशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसके अंदर भी आगे भी रिप्रेजेंटिंग, बट आई वांट यू गाइस कि मेरे अलावा आप रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को ओशन की कॉन्फ्रेंस के ऊपर, एंड आई विल बी हैप्पी, इट विल बी माय ऑनर टू रिकमेंड यू गाइस। जब आप लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करेंगे, अपनी स्किल्स पे एनहांस करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स, हेजिटेशन दिखाइएगा। आई फेल्ट रियली हैप्पी जब आप लोग आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सो ये चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वर्कशॉप। कल की वर्कशॉप के लिए उम्मीद करता हूँ कि हमारे गेस्ट स्पीकर आ जाएंगे, एंड यस देयर विल बी योर गेस्ट स्पीकर एज वेल, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Thank you so much for joining today. Looking forward to seeing you tomorrow, and I will be sharing you the conference link. Uh, I guess right now it's 8:30, so inshallah by 10 p.m. तक मैं आपको conference का link share कर दूंगा, and you can register if you want to register. I will be sharing the promo code as well. So this is it from my side, from our side. Mr. Shai, if you have any question, please feel free to ask. Okay, I guess there is no question. No worries. अपने क्वेश्चंस को बचा के रखें गेस्ट स्पीकर से पूछने के लिए। एंड लेट मी जस्ट अ मिनट, जो कि मैंने आपको बताना था कि वो सेशन कौन सा था, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने आपको एक सेशन का बताना था, सरप्राइज सेशन का, जो कि वी प्लान टू हैव विद ऑल ऑफ यू। ओके, सो उस सेशन का नाम था कि ब्लू कार्बन एंड वाटर रेजिस्टेंस। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन व्हाट इज ब्लू कार्बन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जिक्र करेंगे ब्लू इकोनॉमी का, कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है ओशन की मद के अंदर या वाटर की मद के अंदर, हाउ कैन इट बी
ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो बाय 2075 अभी हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, तो पाकिस्तान जो है वो 12.3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगा एंड वो रैंक करेगा अमंग द टॉप 6 कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होगी। तो दिस इज द थिंग, जो हमारा प्राइस सेशन होगा वो होगा ब्लू कार्बन के ऊपर और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग पे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट, मुझे मेल कर सकते हैं। आई एम मोस्टली एक्टिव ऑन मेल एंड लिंक्डइन। अपार्ट फ्रॉम मेल एंड लिंक्डइन व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा सा आपको रिप्लाई लेट आ सकता है, क्योंकि राइट नाउ वी आर जस्ट प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग और वर्कशॉप सॉरी और फिनिश कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा सा आपको रिप्लाई फास्ट कर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले तो थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई चाहिए होगा तो आइदर जीमेल आइदर लिंक्डइन। Thank you so much for attending today. Looking forward to seeing you all tomorrow. Good night. Good night. शब बखैर. खुदा हाफिज. ध्यान रखिएगा.